हेलो बच्चों, मैं हूं तुषार पटेल, योर फिजिक्स टीचर एंड वेलकम ऑन फिजिक्स वाला। सो कैसे हैं आप सभी? हाउ यू ऑल? कैसी चल रही है बेटा जिंदगी? तो आज मैं आप सभी के लिए मॉडर्न फिजिक्स का दूसरा चैप्टर लेके आया हूं, विच इज एटम्स। सो दिस चैप्टर इज वेरी इजी चैप्टर। दिस चैप्टर इज लिटरली वेरी इजी। मैं सिर्फ बोलने के लिए नहीं बोल रहा हूं, ये चैप्टर बहुत ही आसान है। इसके ऊपर हम आज सारे के सारे एनसीईआरटी क्वेश्चंस के सॉल्यूशन करेंगे। एंड एज यू ऑल नो नाउ, दिस इज नॉट जस्ट एनसीईआरटी सॉल्यूशन सेशन। इसमें मैं आप सभी को पिछले 10 साल का एनालिसिस भी दूंगा, इस चैप्टर का माइंड मैप भी दूंगा, इस चैप्टर के सारे फॉर्मूलेज एक्सप्लेन भी करूंगा, उसके पीछे अगर कोई कंसेप्ट आता है वो भी समझाऊंगा, और हर एक क्वेश्चन आपको बेस्ट तरीके से समझाऊंगा सो दैट यू कैन राइट इट इन योर बोर्ड एग्जाम्स। ठीक है, ये बहुत ही आसान से क्वेश्चंस है, आप बहुत ही आराम से कर सकते हो। देयर आर लिमिटेड फॉर्मूलाज, नथिंग मच मोर देन दैट। ओके, तो मजा आने वाला है। कम ऑन गाइस, आप सभी का एंथुसियाज्म होना चाहिए बिकॉज वी आर गोइंग टू एंड अप with the physics syllabus very soon। इसके बाद 2 चैप्टर बाकी है सिर्फ, and we are at the end of this session। और आप सभी को समझ में आ रहा है कि हम बोर्ड एग्जाम के उतनी नजदीक आ रहे हैं। आई अंडरस्टैंड आप सभी को बहुत ज्यादा टेंशन होगा, बहुत ज्यादा स्ट्रेस होगा, लेकिन बेटा इन दोनों चीजों का एक ही इलाज है, मेहनत करना। आप स्ट्रेस लेके कुछ नहीं कर सकते, आप मेहनत करो। सिर्फ वो जो दिमाग लगाना है ना, आपको दिमाग लगाना है स्ट्रेस में और इन सबको सोचने में मत लगाओ प्लीज। उसकी जगह उतना टाइम पढ़ने लिखने में डालो। कोई प्रॉब्लम नहीं, अपने को 100 में से 100 नहीं लाने का है ना। सिलेबस पूरा पढ़ के नहीं हुआ कोई प्रॉब्लम नहीं, इतना स्ट्रेस नहीं लेने का। लाइफ एग्जाम से बहुत बड़ी है, लिटरली बहुत बड़ी है। देयर आर पीपल हु हैव ड्रॉप्ड आउट ऑफ कॉलेज, उन्होंने पूरी फॉर्च्यून बनाई है। आपको अलग सर का एग्जाम्पल तो पता ही है, और कई न जाने कितने सारे एग्जाम्पल है ना। वो फिर बिल गेट्स क्यों ना हो, तो वो भी तो कॉलेज ड्रॉप आउट ही थे। हाँ, तो मैं सिर्फ आपको ये समझाना चाहता हूं बेटा कि टेंशन नहीं लेने का इतना, बट इसका ये भी मतलब नहीं कि पढ़ने में सीरियस नहीं रहना है। जो काम कर रहे हो उसमें सीरियसली करो, लेकिन उसके रिजल्ट का टेंशन मत लो, स्ट्रेस मत लो। क्यों? क्योंकि मेहनत करना आपके हाथ में है, रिजल्ट लाना आपके हाथ में नहीं है। मार्क्स कितना आएगा आपके हाथ में नहीं है। आपने अपनी मेहनत कर दी, जो रिजल्ट आएगा दैट इज योर हार्डवर्क का आंसर। समझ में आ गया? सो प्लीज स्ट्रेस लेना बंद करो, उससे कुछ नहीं होता। ठीक है, उससे सिर्फ एक ही चीज होती है कि आपका दिमाग खराब होता है। ठीक है, आप मेहनत करने पे फोकस करो। डोंट वरी इफ सम ऑफ द टॉपिक्स आर मिस्ड, कुछ टॉपिक आपके स्किप हो गए, इट्स ओके। कुछ नहीं आ रहा है, इट्स ओके। जो आ रहा है उसमें फोकस करो ना, जितना आता है उसमें से बेस्ट ऑफ द बेस्ट मार्क्स लाने की कोशिश करो। किसको चाहिए आउट ऑफ लाके दो? नहीं चाहिए अपने को आउट ऑफ। अपने को अच्छा स्कोर करने का, बेस्ट ऑफ आवर सेल्फ स्कोर करने का। अभी तक हम 80% ला रहे थे, हम 85 लाके दिखाएंगे इसमें। उसके लिए पूरा सिलेबस पढ़ने की जरूरत नहीं है। समझ में आ गया है ना? तो चलिए लेट्स गो अहेड विद 12th एनसीईआरटी सॉल्यूशन सीरीज। यहां पे हम एटम्स चैप्टर में आज करने वाले हैं उसके सारे एनसीईआरटी क्वेश्चंस। मजेदार होने वाला है, इंटरेस्टिंग होगा। छोटा सा चैप्टर है, बहुत ही इजी फॉर्मूले, नंबर जो फॉर्मूलेज है ना उसमें टर्म्स बहुत सारी है, लेकिन फॉर्मूलेज आपको इजी करके दे दूंगा मैं, नॉट टू वरी। और उसके अलावा उसके सारे क्वेश्चन। सो हियर वी गो अहेड विद द टॉपिक्स। ये देखो, ये सारे टॉपिक्स हम करने वाले हैं। तो इसके आगे आप यहां पे देख सकते हो, ये लास्ट 10 इयर्स का एनालिसिस है अबाउट दिस चैप्टर। पिछले 10 साल में इस चैप्टर में से क्या आया, कितना आया, ये सब यहां पे एक्सप्लेन है। आप देख सकते हो ऑन वाई एक्सिस देयर आर नंबर ऑफ क्वेश्चंस। लास्ट 10 ईयर में 2 सवाल, लास्ट 10 ईयर में 4 सवाल, 6 सवाल, 8 सवाल, 12 सवाल, कितने क्वेश्चन आए लास्ट 10 इयर्स में, वो बताने का वो तरीका है। ऑन एक्स एक्सिस दिस आर द टॉपिक नंबर्स। 12.2 आपके एग्जाम, आपके एनसीईआरटी में टॉपिक नंबर 12.2 ऐसे लिखा होगा। फिर टॉपिक नंबर 12.4, टॉपिक नंबर 12.5, टॉपिक नंबर 12.6, ये अलग अलग टॉपिक्स आपकी एनसीईआरटी के हिसाब से, लेटेस्ट एनसीईआरटी के हिसाब से। ठीक है, उसको प्लीज ध्यान में रखिएगा। नाउ हमारा जो ये ग्राफ है, इसमें ये कलर्स रिप्रेजेंट कर रहा है, जिसमें ये एमसीक्यू का कलर है, ये वेरी शॉर्ट आंसर का, ये एसे 1 टाइप का, ये एसे 2 टाइप का, एलए टाइप का। तो ये अलग अलग कलर, अगर मैं आपको ये ग्राफ समझाऊं, जो भी स्टूडेंट्स पहली बार इस सेशन को देख रहे हैं उनको अगर ये ग्राफ समझना है, लुक एट दिस। अगर मैं आपको इस पर्टिकुलर चीज की बात करूं, 12.5 टॉपिक नंबर 12.5 इज अ हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम वाला टॉपिक।
हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम के अंदर ये कलर विच रिप्रेजेंट्स एमसीक्यू, तो यहां आप देख सकते हो पिछले 10 साल में 3 एमसीक्यूज पूछे गए हैं। और इसके अलावा आप ये कलर ब्लैक कलर विच रिप्रेजेंट्स ऐसे वन टाइप क्वेश्चन, तो पिछले 10 साल में यहां से 8 ऐसे वन टाइप क्वेश्चंस पूछे गए। डू यू अंडरस्टैंड द इंपॉर्टेंस ऑफ दिस ऐसे टू टाइप क्वेश्चंस? तो ऐसे टू टाइप क्वेश्चंस यहां पे पिछले 10 साल में 5 ऐसे टू टाइप क्वेश्चंस पूछे गए हैं। तो देख लो इस टॉपिक में से बड़े बड़े क्वेश्चन 8 और 5 टोटल मिला के करो, 8 और 5 13 सवाल पिछले 10 साल में, मतलब एवरी ईयर वन क्वेश्चन इज डेफिनेटली देयर। एक से ज्यादा भी हो सकता है, लेकिन एक क्वेश्चन तो इस टॉपिक से आएगा ही आएगा ही आएगा। इफ यू आर नॉट एबल टू डू द कंप्लीट चैप्टर एटलीस्ट हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम तो आपको आना चाहिए। ऐसा करो, समझ में आ गया? ये चार्ट मैं आप सभी को हर एक सेशन के साथ इसीलिए देता हूं ताकि आप समझ पाओ, ठीक है? नाउ विल गो अहेड। ये आपका पूरा समरी चार्ट है, यू कैन हैव अ लुक और आप इस तरह से अपनी प्रिपरेशन को मोल्ड कर सकते हैं। हियर इज द माइंड मैप फॉर ऑल ऑफ यू। ओके, जो भी मैं आपको प्रॉमिस कर रहा हूं वो पहले ही देने की ट्राई कर रहा हूं। ये पूरा माइंड मैप है, बहुत ब्यूटीफुली एक्सप्लेन्ड है बेटा। आप एग्जाम के पहले सिर्फ इस माइंड मैप को फॉलो करोगे ना तो आप बहुत बेनिफिट में रहोगे। मैंने पहले भी आपको समझाया है कि माइंड मैप का काम क्या है, चीट शीट बनाना नहीं है। इसको चीट शीट नहीं बोलता, माइंड मैप बोलता हूं। व्हाई? बिकॉज आपको अगर एक चैप्टर सीखने में 2 दिन लग रहे, 3 दिन लग रहे, वैसे तो आप देखोगे टोटल मिला के 14 चैप्टर ही आपको, तो 14 चैप्टर्स को सीखने में 14 नहीं 15 चैप्टर्स 14 चैप्टर सॉरी 14 चैप्टर्स को सीखने के लिए आपको सीबीएसई ने पूरा साल दिया है। सिर्फ 14 चैप्टर्स ऑफ फिजिक्स करने के लिए पूरा ईयर दिया है ना? और हम सीखने भी अगर सीरियसली बैठे तो हम एटलीस्ट 2 दिन तो हमें लगते हैं, 2 दिन लगते हैं एक चैप्टर को सीखने में। अब आपको बोर्ड एग्जाम के पहले टोटल इतनी छुट्टी होती नहीं है, तो बोर्ड एग्जाम के एक दिन पहले अगर आपको पूरा सिलेबस रिवाइज करना है, सो यू कैन नॉट टर्न ऑन ईच एंड एवरी पेज ऑफ टेक्स्ट बुक, क्योंकि पूरी टेक्स्ट बुक 300-400 पेज की बन जाएगी। सो वी कैन नॉट डू दैट। इसीलिए हमारे पास में होता है फॉर्मूला लिस्ट और ये माइंड मैप। फॉर्मूला लिस्ट और माइंड मैप का फायदा क्या पता है? एक नजर में पूरा एक चैप्टर का सारा कंसेप्ट आपके दिमाग में घुसता जा रहा है। एग्जाम के दिन सुबह एग्जाम में जाने के पहले अगर सुबह आप ये माइंड मैप देख के जा रहे हो तो आपकी नजर में धीरे धीरे ये सारी चीजें वापस आ जाएगी, कलेक्ट हो जाएगी, रिकलेक्ट हो जाएगी सब कुछ, कि रेडियस ऑफ बोर ऑर्बिट क्या है। तो रेडियस ऑफ बोर ऑर्बिट आपने यहाँ पे देखो फॉर्मूला बना दिया, एप्सिलॉन नॉट एच स्क्वायर पाई एम ई स्क्वायर एन स्क्वायर अपॉन जेड, जिसका जनरल फॉर्मूला 0.53 एन स्क्वायर अपॉन जेड एंगस्ट्रॉम है। यहाँ पे वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन इज ई स्क्वायर अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट एच जेड अपॉन एन, ये आपका जनरल फॉर्मूला है 2.22 10⁻⁶ Z by n m मीटर पर सेकेंड। ये एनर्जी के लिए आप 13.6 ई स्क्वायर 13.6 अपॉन n स्क्वायर इंटू जेड स्क्वायर, ये आपका एनर्जी का फॉर्मूला आ गया। सो दिस इज हाउ दिस एंटायर फॉर्मूला लिस्ट विल हेल्प यू अलॉट। ये पूरा माइंड मैप आपको बोर्ड एग्जाम के पहले पूरा चैप्टर एक ही बार में रिवाइज करा देगा एंड आपका रिवीजन अच्छे से हो जाएगा, ताकि आप बोर्ड एग्जाम के दिन कुछ भूलो नहीं। क्योंकि बोर्ड एग्जाम फॉर्चुनेटली और अनफॉर्चुनेटली हमारे यहाँ पे एग्जाम्स पूरे साल की मेहनत एक दिन में टेस्ट की जाती है। सोचो, फॉर दैट रीजन इट इज इंपॉर्टेंट कि आपको वो जो दिन है जिस दिन हमारा गेम होने वाला है उसी दिन को आपको सब याद हो। समझा? तो पूरे साल की मेहनत एक दिन में जब दिखाने वाले तो थोड़ा स्मार्टनेस रखना पड़ता है कि हम वो एक दिन में सब याद कैसे कर सकते हैं। तो वो ये तरीका है बेटा, इसीलिए मैं दे रहा हूं, ऐसे ही खेलने के लिए नहीं दे रहा हूं। ठीक है, दिस इज द माइंड मैप, यू कैन टेक इट। आपको ये नोट्स हमारे एनसीईआरटी के हमारे एनसीईआरटी वाला चैनल के जो डिस्क्रिप्शन में, मतलब इस डिस्क्रिप्शन में, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी देयर विल बी ऐप पीडब्ल्यू ऐप, उसका लिंक होगा। उस पीडब्ल्यू ऐप में जाइए, एग्जैक्टली सेम बैच आपको मिलेगा 12th एनसीईआरटी सॉल्यूशंस, और वहां पे जाके उस बैच में से आप ये नोट्स निकाल सकते हैं। ठीक है, नाउ लेट्स गो अहेड विद द क्वेश्चंस। उसके पहले कंसेप्ट्स अगर कोई लगते हैं तो उसे हम समझने की ट्राई करते हैं। सबसे पहली चीज, हमें गोल्ड फॉइल एक्सपेरिमेंट सबसे पहले कराया था रदरफोर्ड ने, लिनार्ड्स एंड हर्ट्ज, आई गेस लिनार्ड्स और हर्ट्ज, रदरफोर्ड के 2 स्टूडेंट्स थे, उसने ये एक्सपेरिमेंट किया था। हम इसको रदरफोर्ड एक्सपेरिमेंट भी बोल सकते हो या गोल्ड फॉइल एक्सपेरिमेंट भी बोल सकते हो। ठीक है, अब इसमें उन्होंने क्या किया था, एक अल्फा पार्टिकल का सोर्स लिया, अल्फा पार्टिकल यानी हीलियम न्यूक्लियस। अल्फा पार्टिकल्स क्या होते हैं बेटा? हीलियम न्यूक्लियस He++, और एक अल्फा पार्टिकल जो होता है उसमें 2 प्रोटॉन और 2 न्यूट्रॉन होते हैं, याद रखिएगा। ये एक अल्फा पार्टिकल होता है जिसमें 2 प्रोटॉन 2 न्यूट्रॉन होते हैं, इलेक्ट्रॉन्स नहीं होते, यानी कि दे आर ओवरऑल पॉजिटिव इन नेचर, क्योंकि प्रोटॉन्स जो है वो पॉजिटिव है। तो वो प्रोटॉन्स जाते हैं इस फॉइल पे टकराते हैं। ठीक है, अब वो प्रोटॉन, ये जो अल्फा पार्टिकल है वो इस फॉइल पे टकराएगा।
अब ये अल्फा पार्टिकल हीलियम न्यूक्लियस है और ये फॉइल कौन सी है? गोल्ड फॉइल है। गोल्ड यानी कि बहुत बड़ा एटॉमिक नंबर वाला मटेरियल है। आप पता है ना, हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, H, He, Li, Be, B, C, N, O, F, Ne, Na, ऐसे कर करके आप बहुत आगे जाओगे तो गोल्ड एक बहुत बड़ा एटम है। ठीक है, गोल्ड इज एन एटम विद हाई एटॉमिक मास, हाई एटॉमिक नंबर, बड़ा एटम है। हीलियम न्यूक्लियस अल्टीमेटली इट कम्स टू हीलियम। हीलियम बहुत छोटा एटम है, हाइड्रोजन से जस्ट बड़ा। हाइड्रोजन इज द स्मॉलेस्ट एटम इन द यूनिवर्स, उससे जस्ट बड़ा है ये। ठीक है, लेकिन गोल्ड एक बड़ा एटम है। तो बड़ा एटम यहां पे है और यहां छोटा एटम उसके ऊपर बॉम्बार्ड हो रहा है। ये कंसेप्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको समझना पड़ेगा। आप यहां पे हाइड्रोजन लो, यहां हीलियम फेंको तो नहीं चलेगा। हाइड्रोजन जो है वो छोटे छोटे एटम्स है और यहां ये बड़ा एटम उसके अंदर फेंक रहे हो तो इतना अच्छा रिजल्ट नहीं मिलेगा। इसीलिए हमने ऐसा सोचा कि कोई ऐसा मटेरियल ले जो ये पार्टिकल्स जो हम फेंक रहे ना उसके कंपेयर में बड़ा एटम हो। तो बड़ा एटम हमें पता चला कि यार गोल्ड है ना, गोल्ड। और हमें वैसा भी मटेरियल चाहिए था जो हम बहुत पतली शीट में कन्वर्ट कर पाए। तो गोल्ड इज वेरी मेलेबल मटेरियल। गोल्ड को हम मार मार के चपटा करके उसको एकदम लंबा कर सकते हैं, एकदम पतली शीट बना सकते हैं। गोल्ड की बहुत पतली शीट बनाई, समझ में आ गया कि बहुत कम नंबर ऑफ एटम्स की थिकनेस रहे उसकी। अभी यहां पे हमने हीलियम न्यूक्लियस बम्बार्ड किया, हमने क्या देखा, हमने हमारा कंसीडरेशन क्या था, हमें उसके पहले रदरफोर्ड के पहले हमारे पास थॉमसन ने हमें ऐसा मॉडल बताता। थॉमसन जो था, थॉमसन में पी आता है कि नहीं पता नहीं, थॉमसन जो था उसने हमें एक ये मॉडल ऑफ एटम बता था। इस मॉडल ऑफ एटम को बोलते हैं प्लम पुडिंग मॉडल। क्या बोलते हैं? प्लम पुडिंग मॉडल। प्लम पुडिंग मॉडल भी बोलते हैं या इसका एक और नाम है, इसका दूसरा नाम है वाटरमेलन मॉडल। वाटरमेलन, ठीक है, बढ़िया नाम है, देखो इसलिए वाटरमेलन का कलर भी दिया है। तो थॉमसन ने हमें ऐसा बताया था कि एटम क्या होता है। एटम इज समथिंग विच कैन नॉट बी ब्रोकन डाउन। एटम इज अनब्रेकेबल। एटम कैन नॉट बी कट डाउन। एटम का मीनिंग ही है अनकटेबल। हम एटम जो वर्ड बोलते हैं ना उसका मीनिंग है अनकटेबल। बट हाँ, अल्टीमेटली हमें पता चला कि एटम जो अनकटेबल बोल रहे हैं वो एक्चुअली कुछ चीजों से बना है और एटम के अंदर भी कुछ चीजें हैं जो अलग हो सकती है। हमें तब नहीं पता था जब थॉमसन की बात कर रहे हैं। ये सब हम जो बात कर रहे हैं ये लास्ट सेंचुरी के स्टार्ट की और उसके तब की बात कर रहे हैं। तो उस वक्त में हमें थॉमसन ने बताया कि एटम एक सॉलिड स्फीयर होगा जिसमें ये जो सॉलिड स्फीयर के अंदर पूरा भरा हुआ होगा, ये पूरा भरा हुआ होगा और पूरा मास इक्वली हर जगह पे डिस्ट्रीब्यूटेड होगा। ठीक है, सॉलिड स्फीयर है जिसमें पूरा मास अंदर भरा हुआ है, हर जगह इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड है। उसमें छोटे 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 इलेक्ट्रॉन्स ऐसे रैंडमली डिस्ट्रीब्यूटेड होंगे, कहीं इधर कहीं उधर रैंडमली इलेक्ट्रॉन्स रखे हुए होंगे, जस्ट लाइक वाटरमेलन। वाटरमेलन के अंदर वो जो पूरा हमारा क्रस्ट होता है, मतलब जो भरा हुआ पार्ट है, वो हमारा पॉजिटिव चार्ज है, वही मेजॉरिटी ऑफ मास भी है। लेकिन बीच बीच में जो छोटे छोटे सीड्स होते हैं वैसे हमारे इलेक्ट्रॉन्स है। इलेक्ट्रॉन्स नेगेटिवली चार्ज है, ऐसे रैंडमली अलाइंड है, और बाकी ये पूरा का पूरा एटम जो है वो पॉजिटिव होता है, याद रखिएगा। ठीक है, ये हमें किसने बताया? थॉमसन ने बताया। अब थॉमसन के इस मॉडल के हिसाब से, वैसे मैं आपको बताऊं, ये जो फोटो है ना उसमें ये जो बताया गया ना वो थोड़ा सा रॉन्ग है, मैं आपको बताता हूं क्या है। थॉमसन के मॉडल के हिसाब से हमारा एटम एक पॉजिटिवली चार्ज, हमारा एटम एक पॉजिटिवली चार्ज सॉलिड स्फीयर है। सॉलिड स्फीयर यानी अंदर खाली नहीं है, अंदर से कुछ जा नहीं सकता, भरा हुआ है। ठीक है, तो अंदर से वो भरा हुआ है। इसीलिए अगर हम यहां पर ये हाइड्रोजन का बॉम्बार्ड करते, हीलियम पार्टिकल्स का बॉम्बार्ड करते, तो यहां जो एटम्स होते वो ऐसे सॉलिड भरे हुए होते, तो कोई यहां से आगे जा ही नहीं सकता, तो यहां से वो ऐसे डिफ्लेक्ट हो जाते, यहां से वो वापस ऐसे चले जाते, यहां से वो रिटर्न जाते, यहां से वो रिटर्न जाते, यहां से वो वापस ऐसे डिफ्लेक्ट हो जाते, यहां से ऐसे। तो बहुत कम एटम जो होते वो बाहर यहां से एटम के पीछे जा पाते। समझ में आ गया? बहुत कम अल्फा पार्टिकल्स या हीलियम न्यूक्लियस, अल्फा पार्टिकल्स रेयरली कोई अल्फा पार्टिकल्स होते हैं जो इस एटम को क्रॉस करके बाहर जा पाते। क्यों? क्योंकि बीच में एक बड़ा सा सॉलिड स्फीयर बैठा हुआ है जो पॉजिटिव है, और अल्फा पार्टिकल भी पॉजिटिव है, तो पॉजिटिव आएगा उसको धक्का मार के वापस भेजेगा, पॉजिटिव आएगा उसको धक्का मार के वापस भेज देगा। लेकिन कोई रेयरली ही कोई अल्फा पार्टिकल होगा जो दो एटम, अगर यहाँ पे भी एक एटम है ये भी एक एटम है, उसके गैप में से जो जा रहा है वही निकल पाएगा। तो हमें आइडियली बहुत कम अल्फा पार्टिकल्स यहाँ पे इसके बाहर मिलने चाहिए थे एज ए रिजल्ट। तो बहुत कम अल्फा पार्टिकल इस गोल्ड फॉइल के बाहर निकलने चाहिए थे, यहां बहुत कम अल्फा पार्टिकल पहुंचने चाहिए थे। लेकिन रियलिटी में हुआ उसका उल्टा। उल्टा ये हुआ
कि बहुत सारे अल्फा पार्टिकल सीधे ही निकल गए। जस्ट लाइक कि हमारा ये जो पूरा सॉलिड मटेरियल भरा हुआ होगा ना, वो पूरा खाली हो, वैसा ही कुछ हो गया। हमें पता चला कि अरे ये तो पूरा सॉलिड था, तो अंदर से अल्फा पार्टिकल निकले कैसे, है ना। तब हमें पता चला कि अरे मेजॉरिटी ऑफ अल्फा पार्टिकल तो सीधे ही जा रहा है, इसलिए मेजॉरिटी ऑफ अल्फा पार्टिकल तो देखो यहां सीधे 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 निकल गए। ऐसा तब हो सकता है जब ये अंदर भरा हुआ, हमें जो बोला गया ना, वो भरा हुआ ना और अंदर खाली हो। तब हमें पता चला कि एटम इज एम्प्टी इनसाइड। एटम अंदर से क्या होता है, खाली होता है, पूरा एम्प्टी स्पेस होती है एटम की, ताकि सब अंदर से पास हो सकता है। इसीलिए अल्फा पार्टिकल्स पास हुए, मेजॉरिटी ऑफ अल्फा पार्टिकल्स पास हुए। फिर कुछ कुछ ऐसे अल्फा पार्टिकल थे जो थोड़े से एंगल से डिफ्लेक्ट हुए, ठीक है। कुछ ऐसे अल्फा पार्टिकल्स थे जो थोड़े से एंगल से डिफ्लेक्ट हुए। कुछ ऐसे अल्फा पार्टिकल्स थे, मतलब अगर मैं बोलूं कि 1000 पास हो रहे, 1000 में से कुछ 20-30 ही होंगे जो ऐसे थोड़े एंगल पे डिफ्लेक्ट हुए। अभी 1000 में से या 2-4 ही होंगे जो लार्ज एंगल से डिफ्लेक्ट हुए, जो इस न्यूक्लियस के और नजदीक से जाना चाहते थे वो और दूर डिफ्लेक्ट हो गए। कोई रेयरली 1 या 2 ही ऐसा अल्फा पार्टिकल होगा जो आगे जाने की कोशिश किया लेकिन वापस रिटर्न आ गया। मैं वापस बताता हूं कि हमने ऑब्जर्व क्या किया। हमने ऑब्जर्व ये किया कि मेजॉरिटी ऑफ अल्फा पार्टिकल सीधे चले गए, मेजॉरिटी ऑफ अल्फा पार्टिकल सीधे चले गए। अब मेजॉरिटी ऑफ अल्फा पार्टिकल जब सीधे जा रहे हैं, तब यहां से थोड़े बहुत अल्फा पार्टिकल जो है वो जो नजदीक, जब न्यूक्लियस के नजदीक वो जा रहे हैं तो न्यूक्लियस उसको रिपेल कर रहा है और वो थोड़े एंगल से डिफ्लेक्ट हो गए। तो ये थोड़े बहुत, मतलब 1000 में से आप मान लो ना, 1000 में से ये कुछ 20-40 होंगे। और अगर नजदीक से कोई न्यूक्लियस में अल्फा पार्टिकल जाने की कोशिश करे तो लार्ज एंगल से डिविएट होगा, तो और छोटी जगह, मतलब और नजदीक से जाने की कोशिश कर रहा है वो अल्फा पार्टिकल, ये न्यूक्लियस के अल्फा पार्टिकल्स जो और नजदीक जाने की कोशिश कर रहे हैं वो लार्ज एंगल से डिविएट होंगे। तो 1000 में से कुछ 5-7 ही ऐसे होंगे जो लार्ज एंगल पे डिविएट हुए। अब 1000 में से कोई रेयर ऑफ द रेयरेस्ट 1-2 ही ऐसा अल्फा पार्टिकल होगा जो यहां जाएगा और सामने देखेगा यहां तो न्यूक्लियस बैठा है, तो रिटर्न आ जाएगा, क्योंकि ये भी पॉजिटिव जा रहा है और वो भी पॉजिटिव है। तो इससे हमें पता चला कि पूरा एटम ऑलमोस्ट खाली है, लेकिन बीच में कुछ है, क्योंकि पूरे एटम के यहां सब आ रहे रेज, यहां आ रहे, लेकिन बीच में बीच में गैप है, बीच में गायब है, बीच में कोई नहीं है। तो एटम के साइड में से सब आ रहे हैं, लेकिन एटम के बीच से कोई नहीं आ रहा है, यानी कि बीच में कुछ तो है। और वो बीच में जो भी है वो पॉजिटिव है। क्यों? क्योंकि पॉजिटिव ही पॉजिटिव को नहीं आने दे सकता है। जब पॉजिटिव के पास कोई आ रहा है तभी तो वो उसको दूर दूर भेज रहा है, और ये जो है वो बहुत छोटा है, इसीलिए रेयर ऑफ द रेयरेस्ट ही वापस जा रहा है। अगर ये बड़ा होता तो बहुत सारे वापस जाते, अगर ये छोटा है तो एक ही अल्फा पार्टिकल वापस जा रहा है 1000 में से। तो ये तरीके से हमें पता चला कि हमारा एटम जो है वो ऑलमोस्ट एम्प्टी स्पेस है, और उसमें बीच में एक पॉजिटिवली चार्ज न्यूक्लियस है, और उसके आसपास इलेक्ट्रॉन्स ऐसे रिवॉल्व कर रहे हैं। कैसे रिवॉल्व कर रहे हैं वो इसमें नहीं बताया गया, बट हाँ आसपास इलेक्ट्रॉन ऐसे ऑर्बिट में होंगे कहीं ना कहीं, और बीच में पॉजिटिवली चार्ज न्यूक्लियस है। आपको बताओ, आपका घर का रूम, आप जो बेडरूम में है वो बेडरूम अगर पूरा एक एटम है तो आपकी मुट्ठी ये एक न्यूक्लियस की साइज है। सोचो अभी एटम कितनी एम्प्टी स्पेस है, समझ में आ गया? न्यूक्लियस उस एटम में इतना छोटा होता है। तो ये एटम का स्ट्रक्चर हमें किसने दिया? रदरफोर्ड ने दिया। रदरफोर्ड का मॉडल ये था कि एटम इज ऑलमोस्ट एन एम्प्टी स्पेस वेयर पॉजिटिव चार्जेस कॉन्सेंट्रेटेड एट द न्यूक्लियस व्हिच इज अ वेरी स्मॉल पार्ट ऑफ एन एटम, और वो सेंटर पे होता है, दैट इज पॉजिटिवली चार्ज। समझ में आ गया? याद रखिएगा इस चीज को, ये हमें बताया गोल्ड फॉइल एक्सपेरिमेंट में। अभी इसके ऊपर हमें पहला ही सवाल इसके ऊपर ही है। ये पहला सवाल क्या है उसको देखो। चूज द करेक्ट ऑल्टरनेटिव फॉर्म ऑफ फ्रॉम द क्लूज गिवन द एंड ऑफ द ईच स्टेटमेंट, गिवन एट द एंड ऑफ द ईच स्टेटमेंट। हमें क्या इसमें से क्या है क्या नहीं वो करेक्ट, ये देखो, ये स्टेटमेंट है हमारे पास में, इस स्टेटमेंट के एंड में कौन सा लाइन अच्छा लगेगा, मतलब ये स्टेटमेंट को डिस्क्राइब करने के लिए क्या अच्छा लगेगा। तो हम बताते हैं, द साइज ऑफ एन एटम in the Thomson model is atomic size in the Rutherford's model। ये थॉमसन ने जिस साइज का एटम बोला था ना, रदरफोर्ड ने उसमें कोई चेंज नहीं बोला, बस इसने बोला था ये सॉलिड मटेरियल से बना, अंदर पूरा भरा हुआ है, बट रदरफोर्ड ने बोला कि ये हॉलो है। समझ में आ गया? और ये जिस साइज का था उसी साइज की यहाँ पे बात हो रही है, तो ये इक्वल है, मच नो डिफरेंट फ्रॉम। तो साइज ऑफ द एटम इन रदरफोर्ड मॉडल इज एन एटॉमिक साइज इन
रदरफोर्ड मॉडल, मतलब सॉरी थॉमसन मॉडल में जो एटम की साइज थी वही साइज रदरफोर्ड के मॉडल भी है, तो ये नो डिफरेंस है, नो डिफरेंट फ्रॉम। In the ground state of the electrons are in stable equilibrium while electrons are always experiencing a net force। किसमें ऐसा होता है? ठीक है, ध्यान से सुनना। हम यहां पे अगर देखें तो थॉमसन ने इलेक्ट्रॉन की स्टेबिलिटी के बारे में कुछ बताया नहीं, बट उसने स्मार्ट फिल इलेक्ट्रॉन्स को ऐसा बीच बीच में रखा था ना, इसका मतलब वो स्टेबल होंगे, आराम से बैठे हुए होंगे वाटरमेलन सीड्स की तरह। लेकिन थॉमसन ने हमें क्या बताया था कि ऐसे सीड्स की तरह बैठे हुए, स्टेबल है, आराम से बैठे। लेकिन रदरफोर्ड के मॉडल में उन इलेक्ट्रॉन्स ऑर्बिट में घूम रहे हैं। अगर वो घूम रहे हैं तो बीच में तो उसको ये पॉजिटिवली चार्ज न्यूक्लियस खींचेगा, तो घूमते 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 अंदर क्यों नहीं आ जाता? तो इस तरह इलेक्ट्रॉन का इनस्टेबिलिटी बताया है। रदरफोर्ड ने इलेक्ट्रॉन स्टेबल क्यों है, ऑर्बिट में स्टेबली घूम क्यों रहा है, वो नहीं बता पाया था। तो इसीलिए हम बोलेंगे कि ग्राउंड स्टेट में इलेक्ट्रॉन्स आर इन स्टेबल पोजीशन, तो ये थॉमसन मॉडल का आइडिया है। लेकिन रदरफोर्ड मॉडल जो है उसमें इलेक्ट्रॉन को हमेशा नेट फोर्स लगती रहती है सेंटर की तरफ जाने की। क्यों सेंटर की तरफ जाने की तलब क्यों है उसको? क्यों? क्योंकि आप देखो यहां तो सेंटर की तरफ जाने की कोई बात ही नहीं है, इसमें सेंटर ही नहीं है थॉमसन में, हर जगह पॉजिटिव चार्ज है, तो पॉजिटिव चार्ज के बीच में कहीं पे भी रह सकता है। लेकिन यहाँ सारा का सारा पॉजिटिव चार्ज बीच में है, अगर कोई इलेक्ट्रॉन यहाँ है तो चाहेगा कि वो पॉजिटिव की तरफ अट्रैक्ट हो जाए। समझ में आ गया? ये चीज आपको बताई। दूसरा, अ क्लासिकल एटम बेस्ड ऑन इज डूम्ड, क्लासिकल एटम बेस्ड ऑन डैश इज डूम्ड टू कोलैप्स। कौन से मॉडल पे बेस्ड है? ये फिल इन द ब्लैंक वाला है, आपको पता है फिल इन द ब्लैंक, आपकी टेक्स्ट बुक में एक बार देख लीजिएगा डैश डैश कहां लिखा है। तो ये क्लासिकल एटम बेस्ड ऑन विच मॉडल इज टू कोलैप्स? मुझे बताओ। रदरफोर्ड का मॉडल कोलैप्स करता है क्योंकि उसमें इलेक्ट्रॉन्स घूम रहे, घूम घूम के सेंटर पे आ जाएंगे। रदरफोर्ड एटम हैज अ नियरली कंटिन्यूअस मास डिस्ट्रीब्यूशन इन डैश। एटम का किस में नियरली कंटिन्यूअस मास डिस्ट्रीब्यूशन है? हमारा थॉमसन मॉडल है जो बोल रहा है कि एटम में हर जगह मास इक्वली पॉजिटिवली चार्ज मास हर जगह इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड है, तो थॉमसन में इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड है, बट हैज हाईली नॉन यूनिफॉर्म मास डिस्ट्रीब्यूशन इन विच, हाईली नॉन यूनिफॉर्म मास डिस्ट्रीब्यूशन है रदरफोर्ड में। क्योंकि रदरफोर्ड ने क्या बोला, सारा का सारा मास सेंटर पे है, पूरे एटम में नहीं डिस्ट्रीब्यूटेड है, सब सेंटर पे बैठा है, तो ये हाईली नॉन यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन हुआ। द positively charged part of an atom possesses most of the masses। पॉजिटिवली चार्ज पार्ट मोस्ट ऑफ द मास बताता है, ये किसने बोला था? अरे ये दोनों ने बोला। थॉमसन में भी पूरा का पूरा जो सॉलिड स्फीयर था वो पॉजिटिव चार्ज से तो भरा हुआ था, और वही पूरा का पूरा मास था, बीच में छोटे छोटे सीड्स की तरह तो इलेक्ट्रॉन्स थे। आप सोचो वाटरमेलन मॉडल है ना, वो तो वाटरमेलन में सीड्स का मास ज्यादा होता है कि पूरा जो भरा हुआ है उसका, इसीलिए थॉमसन में तो ये ट्रू है। और दूसरा, रदरफोर्ड में भी पूरा का पूरा मास सेंटर पे कॉन्सेंट्रेटेड है, यानी कि मास तो एक ही जगह पे कॉन्सेंट्रेटेड है जो भी पॉजिटिव चार्ज है, तो इसीलिए बोथ मॉडल्स में ये ट्रू है। समझ में आ गया? तो आप इस तरह से पूरे स्टेटमेंट्स अपनी टेक्स्ट बुक में जो लिखे उसको ऐसे लिख सकते हो, यहां पे देख लो, दिस आर द करेक्ट आंसर्स। ठीक है, हैव अ लुक। नाउ we go ahead. Suppose you are given the chance to repeat the alpha particle scattering experiment। ठीक है, आपको बोला कि रदरफोर्ड की जगह पे आप जाओ पीछे और एक्सपेरिमेंट रिपीट करो, बट आपको बोला है कि यू आर यूजिंग द शीट ऑफ सॉलिड हाइड्रोजन, आपको बोला हाइड्रोजन शीट यूज करो। वहां पहले रदरफोर्ड ने गोल्ड यूज किया था, यहां पे गोल्ड अगर होगा तो गोल्ड के एटम्स बड़े होंगे, है ना? गोल्ड के एटम्स क्या होंगे बेटा? बड़े होंगे, यानी कि उसका पॉजिटिव चार्ज भी बड़ा होगा, उसका पॉजिटिव चार्ज भी बड़ा होगा, स्ट्रॉन्ग पॉजिटिव चार्ज होगा, क्योंकि बड़ा एटम है, बहुत ज्यादा प्रोटॉन्स उसके न्यूक्लियस में होंगे। लेकिन अगर वही हमारे पास में हाइड्रोजन का सॉलिड शीट हो, हाइड्रोजन, तो हाइड्रोजन में बेटा ये जो हमारे पास यहां देखोगे तो छोटा छोटा पॉजिटिव चार्ज होगा। ठीक है, छोटा पॉजिटिव चार्ज कैसे बताऊं मैं? छोटा पॉजिटिव चार्ज, बहुत स्ट्रॉन्ग पॉजिटिव चार्ज नहीं होगा बेटा। अब स्ट्रॉन्ग पॉजिटिव चार्ज ना होने का प्रॉब्लम बताता हूं मैं आपको। हमने गोल्ड फॉइल एक्सपेरिमेंट में देखा कि जब भी कोई एटम, जब भी कोई अल्फा पार्टिकल ऐसे जाने की कोशिश करता है तो ये वाला जो है पॉजिटिव चार्ज वो उसको रिपेल करता है, वापस यहां से जाने की कोशिश करेगा, पॉजिटिव चार्ज स्ट्रॉन्ग है उसको रिपेल कर देगा। लेकिन ये रिपल्शन ये इतना नहीं कर सकता। क्यों इतना नहीं कर सकता? क्योंकि यहां अल्फा पार्टिकल जो था, अल्फा पार्टिकल जिसमें 2 प्रोटॉन है, यहां हाइड्रोजन के न्यूक्लियस में तो सिर्फ एक ही प्रोटॉन है, ये एटम से तो बड़ा अल्फा पार्टिकल है। अल्फा पार्टिकल में 2 प्रोटॉन है, अल्फा पार्टिकल में कितने प्रोटॉन है? 2 प्रोटॉन है, पार्टिकल बड़ा है और ये हाइड्रोजन एटम छोटा है,
तो ये अल्फा पार्टिकल जो जाएगा, वो बड़ा पार्टिकल जब छोटे पार्टिकल के पास से जाएगा तो ये उतना रिपेल नहीं कर सकता। ये अच्छा खासा रिपेल कर सकता है, क्योंकि इसके कंपेयर में, अल्फा पार्टिकल के कंपेयर में, गोल्ड का एटम और गोल्ड का न्यूक्लियस स्ट्रांग होता है, बड़ा होता है, ज्यादा पॉजिटिवली चार्ज होता है। तो अल्फा पार्टिकल जाने की कोशिश करेगा और टकरा के उसको दूर भेज देगा, या पॉजिटिव पॉजिटिव का रिपल्शन उसको दूर भेज देगा, ये हाईली पॉजिटिव है। लेकिन इसमें ऐसा नहीं होगा, क्योंकि ये बहुत लो पॉजिटिव है। लो पॉजिटिव है, इसलिए अल्फा पार्टिकल जाने की कोशिश करेगा, हल्का सा पॉजिटिव है तो थोड़ा सा ही डिफ्लेक्ट करेगा, तो डिफ्लेक्शंस कम देगा ये। अगर डिफ्लेक्शन कम देगा तो आप अच्छे से उस एक्सपेरिमेंट को नहीं बता पाओगे कि भाई ये सब सेंटर पे सब कुछ नहीं है, ऐसा सेंटर पे सब कुछ है, और वो सब आप बराबर से नहीं बता सकते। तो लेस डिफ्लेक्शन आएगा, ठीक है। लेस डिफ्लेक्शन इसलिए आया बेटा, क्योंकि ये हाइड्रोजन के एटम्स छोटे हैं, वो इतने स्ट्रांग नहीं है कि वो अल्फा पार्टिकल को बड़ा सा रिपल्शन दे पाए, यानी कि लार्ज एंगल के डिविएशंस नहीं करा सकता ये। तो लेस डिफ्लेक्शंस कराएगा, लेस डिविएशंस कराएगा। याद रहेगा कि नहीं? यहाँ पे इस चीज को भूलो मत, ठीक है। देख लो, ये रीड करो, दिस इज हाउ यू विल रिप्रेजेंट द करेक्ट आंसर बेटा, ठीक है। अच्छे से इसको देखो बच्चा। आई विल हैव सम वाटर। Come on, quick. ठीक है, इसको देख लिया आपने? रीड कर लो, इसमें कैसा लिखना है आपको एग्जाम में। अब हम बढ़ते हैं आगे बेटा। अब हमें बोर का मॉडल पढ़ना है। बोर ने, रदरफोर्ड ने जो चीजें नहीं बताई, जैसे कि इलेक्ट्रॉन्स आसपास घूमते कैसे हैं, स्टेबल क्यों इलेक्ट्रॉन्स एटम में, उसको कंप्लीट किया बोर ने। बोर ने बताया कि इलेक्ट्रॉन्स किधर घूमते हैं। तो बोर ने सबसे पहले पोस्टुलेट बताया कि बीच में सारा पॉजिटिवली चार्ज न्यूक्लियस होता है, जहां पे प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स बैठते हैं, उसके आसपास ऑर्बिट्स में इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व करते हैं। और ये इलेक्ट्रॉन्स इस तरह से रिवॉल्व करते हैं कि उनको सेंट्रीपिटल फोर्स जो प्रोवाइड होता है, वो प्रोवाइड किया जाता है ये पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज के इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन से। अगर ये हाइड्रोजन एटम है ना, तो हाइड्रोजन में तो एक ही न्यूक्लियस होता, एक ही इलेक्ट्रॉन होता है ऑर्बिट में। तो यहाँ पे बीच में एक प्रोटॉन होगा जो पॉजिटिवली चार्ज है, और यहाँ एक इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहा होगा, और ये इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन के बीच में देयर विल बी अ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, और वही फोर्स ऑफ अट्रैक्शन एज अ सेंट्रीपिटल फोर्स काम करेगा। और वो कौन सा होगा? इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या होता है? 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। आपको याद है कि नहीं? 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, पहले चार्ज की वैल्यू, प्रोटॉन का चार्ज Q, विच इज प्रोटॉन का चार्ज E, है ना। दूसरे चार्ज के लिए इलेक्ट्रॉन का चार्ज वो भी E, तो E स्क्वायर, ठीक है, वो भी E, तो E स्क्वायर हो गया अपॉन डिस्टेंस बिटवीन देम, रेडियस ऑफ द ऑर्बिट, ये हो गया डिस्टेंस का स्क्वायर। ये हो गया आपका इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, और वो सेंट्रीपिटल फोर्स विच इज mv²/r के इक्वल है। ये था पोस्टुलेट 1। इसी तरह से हमें पोस्टुलेट 2 भी दिया उसने, आपको काम आए इसलिए मैं लिखा रहा हूं पोस्टुलेट। एग्जाम में आपको यहां से कुछ भी यूज कर सकता है, कर सकते हैं आप, तो इसको यूज करने के लिए मैं आपको बता रहा हूं। सेकंड पोस्टुलेट में हमें बोर ने ये बताया कि जिस भी ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करता है, उस ऑर्बिट में, जिस भी ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करता है, ध्यान से सुनना, उस ऑर्बिट का एंगुलर मोमेंटम जो होगा वो इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ h/2π होगा। और ये n जो है उसे आप इंटीग्रल नंबर बोलो, इंटीजर बोलो, या फिर उसको क्वांटम नंबर बोलो, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। तो ये क्वांटम नंबर बोल सकते हो आप उसे, ठीक है, क्वांटम नंबर n, जिसकी वैल्यू 1 और फर्स्ट ऑर्बिट के लिए 1 है, सेकेंड ऑर्बिट के लिए 2 है, थर्ड ऑर्बिट के लिए 3 है, ऐसे अलग अलग ऑर्बिट के लिए अलग अलग है। ये एंगुलर मोमेंटम है। ये क्या है? L क्या है बेटा? एंगुलर मोमेंटम। L इज एंगुलर मोमेंटम, ठीक है। अब L की वैल्यू हमने इसके पहले के चैप्टर में पढ़ी है, मास इंटू वेलोसिटी इंटू रेडियस सर्कल के लिए, है ना। ये पहले चैप्टर 11th में हमने पढ़ी है, मास इंटू वेलोसिटी इंटू रेडियस, एंगुलर मोमेंटम, रोटेशनल डायनामिक्स में हमने पढ़ी है। एंगुलर मोमेंटम का रोटेशनल डायनामिक्स के हिसाब से एक और फॉर्मूला भी बनता है, वो होता है L इज इक्वल टू आई ओमेगा, ठीक है, वो होता है L इज इक्वल टू आई ओमेगा। अब ये दोनों चीजें हैं पोस्टुलेट 2 की।
इसी को आप एल की जगह एमवीआर डाल सकते हो, एल की जगह ओमेगा डाल सकते हो। ये आई इज मोमेंट ऑफ इनर्शिया। बेटा आई क्या है? मोमेंट ऑफ इनर्शिया है। आपको रेयरली इसकी जरूरत पड़ेगी, बट हाँ फिर भी मैं करा दे रहा हूं, इनर्शिया। ठीक है, एल इज आई इज मोमेंट ऑफ इनर्शिया। देन नेक्स्ट इज आपको थर्ड पोस्टुलेट बताना है। थर्ड पोस्टुलेट, पोस्टुलेट 3। थर्ड पोस्टुलेट बोर का ये बताता है कि अगर हमारे पास ये सेकेंड ऑर्बिट है और हमारे पास ये फर्स्ट ऑर्बिट है, तो यहाँ इन दोनों ऑर्बिट के प्रिंसिपल क्वांटम नंबर क्या हो गए? इसका प्रिंसिपल क्वांटम नंबर 2 हो गया, इसका प्रिंसिपल क्वांटम नंबर 1 हो गया। तो इफ देयर इज एनी इलेक्ट्रॉन जो फर्स्ट ऑर्बिट से सेकेंड ऑर्बिट जाएगा, तो तभी ही जा सकता है जब उसको हम बाहर से एनर्जी सप्लाई करें, और वो एनर्जी विल बी इन द फॉर्म ऑफ लाइट और इन द फॉर्म ऑफ फोटोन। तो एनर्जी फोटोन के फॉर्म में होगी जो एच न्यू होगी, और इन दोनों के बीच में ये हर एक लेवल का, हर ऑर्बिट का अपना एनर्जी लेवल होगा। तो फर्स्ट ऑर्बिट का अपना एनर्जी लेवल E1 होता है, सेकेंड ऑर्बिट का अपना एनर्जी लेवल E2 होता है। तो इन दोनों के एनर्जी लेवल में जो डिफरेंस होता है वो होता है E2 माइनस E1, यानी कि एवरी ऑर्बिट रिक्वायर्स सर्टेन अमाउंट ऑफ एनर्जी टू स्टे टू कीप द इलेक्ट्रॉन्स। हर ऑर्बिट का अलग अलग एनर्जी लेवल होता है। व्हाट आर ऑर्बिट्स? ऑर्बिट ऐसा कोई लाइन नहीं होता, रस्सी नहीं होता जिसमें इलेक्ट्रॉन बांध के घूमता है, नहीं। ऑर्बिट्स आर एक एनर्जी लेवल होता है। ये आपको प्रोटॉन से इतने डिस्टेंस पर जो ऑर्बिट है उधर रहने के लिए अलग एनर्जी चाहिए, प्रोटॉन से इतने डिस्टेंस पर कोई ऑर्बिट है तो उसके रहने के लिए अलग एनर्जी चाहिए, प्रोटॉन से इतने डिस्टेंस पर कोई एटम है तो कोई इलेक्ट्रॉन, तो उधर रहने के लिए अलग एनर्जी चाहिए। तो डिफरेंट डिफरेंट एनर्जी लेवल्स आर रिप्रेजेंटेड बाय ऑर्बिट्स। तो हम यहां पे बोलते हैं कि दो ऑर्बिट के एनर्जी में जितना डिफरेंस है उतना ही एनर्जी आपको बाहर से देना पड़ेगा। और अगर आपका ये इलेक्ट्रॉन ऊपर जाने के बाद वापस नीचे आता है, इफ द इलेक्ट्रॉन कम्स डाउन बैक, यहां से इलेक्ट्रॉन नीचे आता है तो वो वापस एनर्जी बाहर फेंकेगा, और दैट एनर्जी विल बी इन द फॉर्म ऑफ एच न्यू, और वो भी E2 माइनस E1 इज इक्वल टू एच न्यू के फॉर्म में होगी। मतलब जो एनर्जी लेके ऊपर जाता है उतनी एनर्जी फेंक के बाहर भी आता है। इसको बोलते हैं हम एक्साइट करना, इसको बोलते हैं डी एक्साइट करना। समझ में आ गया? तो ये एनर्जी लेके ऊपर जाता है, एनर्जी फेंक के बाहर आता है। तो लाइट के फॉर्म में एनर्जी लेगा, ऊपर जाएगा, लाइट के फॉर्म में एनर्जी बाहर फेंकेगा, नीचे आएगा। ये है पोस्टुलेट 3 बेटा। ये 3 पोस्टुलेट्स आपको याद रखना है। इसके अलावा कुछ फॉर्मूलेज भी है, उन फॉर्मूलेज के आप डायरेक्ट वर्जन भी याद रख सकते हो। इतना कुछ और क्रिटिकल पार्ट है नहीं, बट ये 3 चीजें पोस्टुलेट आपको स्टेटमेंट्स के साथ में याद होने चाहिए। बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा, आपको स्टेटमेंट के साथ में याद होने चाहिए, बहुत जरूरी है। ठीक है, अब अगर इस हिसाब से हमारा हाइड्रोजन एटम है, तो हाइड्रोजन एटम की रेडियस, फॉर हाइड्रोजन एटम की रेडियस का जो फॉर्मूला होता है वो होता है एप्सिलॉन h स्क्वायर अपॉन पाई me स्क्वायर, और यहां n स्क्वायर। ठीक है, अब यहां एप्सिलॉन जो है उसकी वैल्यू हमें पता है, एप्सिलॉन की वैल्यू हमें पता है 8.85, एप्सिलॉन की वैल्यू 8.8 इंटू 10 रेज टू माइनस 12। h इज प्लैंक्स कांस्टेंट, तो h इज प्लैंक्स कांस्टेंट, इतनी वैल्यू तो हमें आती है आराम से। तो प्लैंक्स कांस्टेंट की वैल्यू डाल दो, पाई की वैल्यू डाल दो, m की वैल्यू डाल दो, e की वैल्यू डाल दो। जब आप सारी वैल्यू डालते हो तो आपका आंसर एक्चुअली आता है 0.537। ठीक है, और ये n स्क्वायर का n स्क्वायर, और यहां इसका आंसर जो है 0.537 का वो आता है एमस्ट्रॉन्ग में। किस में आ गया? एमस्ट्रॉन्ग में। अगली बार आपको यूज करना हो रेडियस निकालने के लिए कोई भी फॉर्मूला, आपको फर्स्ट ऑर्बिट बोली n की जगह 1 डालो, सेकंड ऑर्बिट बोली n की जगह 2 डालो, थर्ड ऑर्बिट बोली n की जगह 3 डालो, याद रहेगा। तो इस चीज को भूलना मत बेटा। ठीक है, ये रेडियस का फॉर्मूला हो गया। इसी तरह से हमारे पास रेडियस के बाद, अच्छा ये रेडियस निकालते कैसे आपको पता है? रेडियस इस डेरिवेशन को यूज करके निकालते हैं। इन दोनों को इक्वेट किया, जो कैंसिल आ रहा है कैंसिल किया, जो आता है उसका आंसर हमने निकाल लिया। समझ में आ गया? इन दोनों को हमने इक्वेट करके आंसर निकाला। तो इस तरह से हम आंसर निकाल सकते हैं। इट इज वेरी इजी बेटा। ठीक है, अब इसकी वेलोसिटी, वेलोसिटी का फॉर्मूला होता है कौन सी? वेलोसिटी, वेलोसिटी का फॉर्मूला होता है ई स्क्वायर अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट h। ठीक है, ई स्क्वायर अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट h, ये हमारा फॉर्मूला है वेलोसिटी का। कौन सी वेलोसिटी? ऑर्बिट की वेलोसिटी। इलेक्ट्रॉन अपनी ऑर्बिट की कुछ रेडियस पे उसकी ऑर्बिट है, उस ऑर्बिट में वो रिवॉल्व भी तो कर रहा है, तो इसीलिए वहां पे उसका फॉर्मूला है 2 एप्सिलॉन नॉट h, और ऊपर न्यूमरेटर में ई स्क्वायर। और यहां एक चीज है, आपने यहां मल्टीप्लीकेशन में n लिखा, यहां डिवीजन में, अच्छा मल्टीप्लीकेशन में n स्क्वायर लिखा, यहां डिवीजन में n है, बस इतना फर्क है। आप अगर ये ई स्क्वायर विच इज चार्ज ऑफ एन इलेक्ट्रॉन, उसकी वैल्यू डालो, 2 पता है, एप्सिलॉन नॉट पता है,
और h प्लैंक्स कांस्टेंट, इसकी वैल्यू डालो, आपको इसका आंसर आएगा 2.2। क्या आंसर आएगा बेटा? 2.2 इंटू 10⁻⁶ -6 मीटर्स पर सेकेंड। एक्चुअली -6 मीटर पर सेकेंड आएगा, लेकिन मल्टीप्लाई बाय 1/n करना पड़ेगा, या आप यहाँ डिवाइड बाय n लिख दो, क्योंकि ये डिवाइड वाला n जो है ना वो यहाँ, तो वो आएगा मीटर्स पर सेकेंड में। ठीक है, तो इस वेलोसिटी से, दिस इज द वेलोसिटी विद विच एवरी इलेक्ट्रॉन विल मूव। फर्स्ट ऑर्बिट में वेलोसिटी चाहिए, सब्स्टिट्यूट द वैल्यू ऑफ n 1 रखो। सेकंड ऑर्बिट में वेलोसिटी चाहिए, n की वैल्यू 2 रखो। थर्ड ऑर्बिट में वेलोसिटी चाहिए, n की वैल्यू 3 रखो। फोर्थ ऑर्बिट में वेलोसिटी चाहिए, n की वैल्यू 4 रखो। बस आपको यहाँ पे जो भी ऑर्बिट में जो भी इलेक्ट्रॉन चाहिए उसकी वैल्यू को आपको 1 रख देना है, मतलब n के अंदर उसकी वैल्यू रख देनी है। आई होप आपको इसमें कोई डाउट नहीं है। ठीक है, इसके अलावा हमारे पास में एनर्जी भी है, एनर्जी। अब एनर्जी कौन सी वाली एनर्जी? सो वी हैव सो मेनी एनर्जीज। एनर्जी, पहले तो ये रेडियस का फॉर्मूला हम याद रखेंगे, ये वेलोसिटी का फॉर्मूला। अब थोड़ा जगह छोड़ के मैं इन दोनों के बारे में और भी कुछ चीज बताना चाहता हूं। आप यहां पे देखो, ये जो मैं आपको फॉर्मूला लिखा है ना मैंने, ये हाइड्रोजन के लिए। किसके लिए? फॉर हाइड्रोजन। बट अगर आपको कोई बोले कि फॉर एनी अदर एटम, एनी एटम के लिए, कोई भी दूसरे एटम के लिए बता दो, फॉर एनी एटम फॉर्मूला बताओ, यही सेम वाला फॉर्मूला। तो कोई भी एटम के लिए आपको फॉर्मूला निकालना हो जिसका एटॉमिक नंबर Z हो, एटॉमिक नंबर क्या हो? Z। कोई भी एटम जिसका एटॉमिक नंबर Z हो, तो अगर आपको ऐसा फॉर्मूला बताना पड़े तो आप R का फॉर्मूला E स्क्वायर, सॉरी एप्सिलॉन नॉट स्क्वायर H स्क्वायर अपॉन पाई m, जहां E स्क्वायर होता है वहां Z E स्क्वायर लिखा करो। कोई भी फॉर्मूले को कन्वर्ट करना है इस चैप्टर में तो हमेशा याद रखो E स्क्वायर की जगह Z स्क्वायर कर देने का। तो यहां E स्क्वायर है तो E स्क्वायर का E स्क्वायर और उसके यहां Z भी लिखा जाएगा। तो E स्क्वायर की जगह Z E स्क्वायर, तो Z E स्क्वायर। समझ में आ गया? और ऊपर तो n स्क्वायर है ही, तो n स्क्वायर अपॉन Z। ये आपका फॉर्मूला आ गया किसका? R का। अब आप यहां पे आंसर एमस्ट्रॉन्ग में ही लिखेंगे। अब आपको इसका आंसर जो भी आता है, वैसे तो मैं बता दूं एप्सिलॉन नॉट h स्क्वायर अपॉन पाई m e स्क्वायर का आंसर वही आता है 0.537, और ये n स्क्वायर अपॉन Z, n स्क्वायर अपॉन Z, और ये आंसर एमस्ट्रॉन्ग में है। तो आपको हाइड्रोजन के लिए फॉर्मूला बना के दे दिया, और कोई भी दूसरे एटम के लिए फॉर्मूला ये रहेगा जिसमें सिर्फ डिवीजन में Z डालना है। Z इज एटॉमिक नंबर ऑफ दैट एटम। आपको बोला हीलियम के लिए बताओ फॉर्मूला, हीलियम प्लस He प्लस के लिए पूछता है। यूजुअली जो भी एटम की हमें बात करेंगे ना, वो हाइड्रोजन लाइक एटम रहेगा, यानी कि उसके आउटर मोस्ट ऑर्बिट में एक इलेक्ट्रॉन रहेगा। तो ऐसे कोई एटम, आपको वो जो भी एटम बोले, आपको क्या करना है, उस एटम का एटॉमिक नंबर उसमें डिवाइड कर देना है, बस इतना करना है। इसी तरह से आपको ये जो फॉर्मूला मैंने बताया, ये हाइड्रोजन के लिए, दिस इज फॉर हाइड्रोजन बेटा, ये फॉर्मूला हाइड्रोजन के लिए है। ठीक है, जैसे ये फॉर्मूला हमारा रेडियस का, ये फॉर्मूला हाइड्रोजन का था, और कोई भी दूसरे एटम के लिए ये फॉर्मूला बना, इसी तरह हाइड्रोजन के लिए वेलोसिटी का फॉर्मूला यही है। लेकिन फॉर एनी अदर एटम, फॉर एनी अदर एटम जिसका Z एटॉमिक नंबर है, Z अगर उसका एटॉमिक नंबर है, तो उसके लिए फॉर्मूला में E स्क्वायर की जगह Z स्क्वायर डाल दो। तो योर वेलोसिटी इज इक्वल टू वेलोसिटी इन दैट ऑर्बिट, आप इस V को क्या बोलते हो? ऑर्बिटल वेलोसिटी बोलते हो। तो ऑर्बिटल वेलोसिटी इन दैट ऑर्बिट विल बी E स्क्वायर की जगह Z स्क्वायर, तो E स्क्वायर और Z दोनों लिखा, अपॉन 2 लिखा, एप्सिलॉन नॉट लिखा, H लिखा। ठीक है, और यहाँ 1 अपॉन n लिखा, तो 1 अपॉन n यहाँ आ गया, और आपका ये आंसर आता है 2.2 इंटू 10⁻⁶ अपॉन यहां पे जो n है। तो एक काम कर, n डिवीजन में Z भी तो है, Z अपॉन n लिख, ये आंसर मीटर्स पर सेकेंड में आएगा। अच्छा, ये इलेक्ट्रॉन बहुत फास्ट रिवॉल्व करता है, यहाँ 10⁻⁶ की स्पीड उसकी। अच्छा, यहाँ -6 नहीं, +6 आएगा बेटा, ये +6 होता है, पॉजिटिव में उसकी स्पीड होती है। ठीक है, आई होप आपको वेलोसिटी और हाइड्रोजन की वेलोसिटी और हाइड्रोजन का फॉर्मूला, हाइड्रोजन के लिए समझा, रेडियस का फॉर्मूला, नॉर्मल कोई भी एटम के लिए रेडियस का फॉर्मूला समझा। इसी तरह से आपको यहाँ पे फॉर्मूला मैंने करा दिया वेलोसिटी का, हाइड्रोजन के लिए अलग है और कोई भी एटम के लिए अलग है।
ये दोनों का डिफरेंस आपको याद रखना है बच्चा, इन दोनों का जो डिफरेंस है वो प्लीज इसको याद रखिएगा, क्योंकि ये फॉर्मूला इस हिसाब से आप अप्लाई करते हैं, ठीक है। अभी हम बात करते हैं एनर्जी की। किसकी बात करते हैं? एनर्जी। एनर्जी हम पहले जब बाय डिफॉल्ट एनर्जी लिखते हैं ना, तो हमारे पास एनर्जी होती है टोटल एनर्जी। टोटल एनर्जी के लिए हमें टोटल एनर्जी का फॉर्मूला कैसे निकालते हैं? काइनेटिक एनर्जी निकालते हैं, पोटेंशियल एनर्जी निकालते हैं। काइनेटिक एनर्जी कैसे निकालते हैं? काइनेटिक एनर्जी हाफ एम वी स्क्वायर, जहां पे वी की वैल्यू ये है, और हम निकाल देते हैं हाफ एम वी स्क्वायर करके फॉर्मूला। तो काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला डिराइव करना भी आप सीख जाओगे ना, तो एनर्जी का फॉर्मूला याद नहीं रखना पड़ेगा, बना लोगे। हाफ का हाफ है ना, तो हाफ का जगह हाफ एम वी स्क्वायर बनाना सीखो। तो एनर्जी का फॉर्मूला क्या होगा फॉर हाइड्रोजन? एनर्जी का फॉर्मूला हाफ एम वी स्क्वायर। हाफ का डिनोमिनेटर में 2 है ना, अभी न्यूमरेटर में उसका मास होगा m, वेलोसिटी का स्क्वायर e स्क्वायर e रेज टू 4 है ना, इसको बना दो पहले, e स्क्वायर e रेज टू 4, नीचे 2 और ये 2 4 हो गया, तो डिनोमिनेटर में भी 4 है। ये एप्सिलॉन नॉट का स्क्वायर, अच्छा ये एप्सिलॉन नॉट का स्क्वायर आएगा। एक मिनट, हम यहां छोटी सी मिस्टेक कर रहे हैं। आप एनर्जी बनाने के लिए हाफ एम वी स्क्वायर बनाओ, हाफ का ये 2, m का m, v स्क्वायर इसका स्क्वायर e रेज टू 2 का स्क्वायर e रेज टू 4, 2 का स्क्वायर 4, 4 इंटू 2 8, तो ये 8 हो गया, डिनोमिनेटर में यहां 8 हो गया। एप्सिलॉन नॉट का स्क्वायर h का स्क्वायर, और इसमें 1/n है, तो 1/n का स्क्वायर। ये 1/n जो है वो हाइड्रोजन के लिए बात कर रहे हैं, इसीलिए सिर्फ 1/n। अगर आप यहां हीलियम के लिए बात करते हैं या कोई दूसरे एटम के लिए बात करते हैं, तो ये फॉर्मूला से बनाते हैं, तो z होता न्यूमरेटर, तो z का स्क्वायर लिखा जाता। बट हम सिर्फ हाइड्रोजन के लिए फॉर्मूला बना रहे हैं। अब आपको यहां इसका वैल्यू याद रखना है, ये नेगेटिव होता है, एनर्जी का बाय डिफॉल्ट वैल्यू इज नेगेटिव, तो -13.4 अपॉन 1/n स्क्वायर, तो अपॉन n स्क्वायर। ये है आपका एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन इन nth ऑर्बिट। फर्स्ट ऑर्बिट में n की जगह 1 डालो, सेकेंड ऑर्बिट n की जगह 2, ऐसा। और ये आंसर इलेक्ट्रॉन वोल्ट में है। चाहिए तो आप इलेक्ट्रॉन वोल्ट को मल्टीप्लाई कर सकते हैं 1.6 इंटू 10⁻⁻19 से, एंड यू गेट द आंसर ऑफ एनर्जी इन टर्म्स ऑफ जूल्स। जूल्स में इसका आंसर आता है आपको कैलकुलेट करके 13.4 मल्टीप्लाई बाय 1.6, 13.4 को 1.6 से मल्टीप्लाई कर दो और नंबर बाकी 10 का पावर कुछ आएगा, तो 13.4 इंटू 1.6, 13.4 इंटू 1.6 आप करोगे, आराम से आपका आंसर आ जाएगा। आई थिंक 2 पॉइंट समथिंग आएगा, तो जो भी आपका आंसर आएगा प्लीज उसको लिख लीजिएगा, ठीक है, यहाँ पे। और जूल्स में, पर जूल्स में आपको इतना यूज नहीं होने वाला है, इसलिए आप उसको ना भी लिखो तो चलेगा। इस पूरे चैप्टर में हम इसमें यूज करने वाले हैं। नाउ द नेक्स्ट पार्ट इज ये एनर्जी, ये टोटल एनर्जी, बाय डिफॉल्ट एनर्जी इज टोटल एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी बोली जाए तो काइनेटिक एनर्जी इज माइनस ऑफ पोटेंशियल एनर्जी, माइनस ऑफ टोटल एनर्जी, ठीक है, यही है हमारी टोटल एनर्जी, तो ये माइनस ऑफ टोटल एनर्जी लिखो। टोटल एनर्जी नेगेटिव है तो काइनेटिक एनर्जी पॉजिटिव हो जाएगी। पॉजिटिव में वैल्यूज तो फॉर्मूला यही रहेगा, लेकिन वैल्यू ये बन जाएगी 13.4 अपॉन n स्क्वायर, ठीक है। और इलेक्ट्रॉन वोल्ट में पोटेंशियल एनर्जी जो होती है वो होती है डबल ऑफ पोटेंशियल, डबल ऑफ टोटल एनर्जी, डबल ऑफ एनर्जी, यानी कि यहाँ प्लस माइनस रहेगा, ये एनर्जी का माइनस, एनर्जी इज माइनस, और इसका डबल, तो 2 इंटू 13.4 अपॉन n स्क्वायर इलेक्ट्रॉन वोल्ट। आपको कोई बाइंडिंग एनर्जी बोल देगा, बाइंडिंग एनर्जी, तो बाइंडिंग एनर्जी इज इक्वल टू माइनस ऑफ एनर्जी और माइनस और इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी की वैल्यू क्या है? प्लस 13.4 अपॉन n स्क्वायर इलेक्ट्रॉन वोल्ट। याद रहेगा बेटा, तो 13.4 इसको याद रखिएगा। कोई जगह इसको 13.6 भी लिखा जाता है, कई जगह 13.4 भी लिखा जाता है, बट 13.6 ही याद रखो, थोड़ा बड़ा नंबर ही रखो न्यूमरेटर, तो आंसर सही रहेगा। 13.6 माइनस 13.6, ठीक है, प्लस 13.6। ये आपकी एनर्जीज के फॉर्मूले हैं, ये आपके दो रेडियस और वेलोसिटी के फॉर्मूले। बस एक चीज को कंसीडरेशन में रखना मत भूलिएगा कि अगर आपको हाइड्रोजन के लिए बोला जाए तो नॉर्मली n स्क्वायर रहेगा। दूसरे को एटम के लिए बोला जाए तो जहां e स्क्वायर है वहां z स्क्वायर कर दो, तो यहाँ e रेज टू 4 है तो यहाँ z स्क्वायर आएगा, यहाँ e सब में ये z स्क्वायर आएगा। ये सब हाइड्रोजन के लिए फॉर्मूले हो गए n ऑर्बिट के लिए। लेकिन फॉर एनी अदर एटम अगर मुझे ये फॉर्मूलेज बनाने हो तो मैं यहाँ फॉर्मूले बना सकता हूं। एनी एटम के लिए अगर फॉर्मूला बनाना हो तो काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला
क्या होगा, चलो टोटल एनर्जी का फॉर्मूला क्या होगा, डायरेक्ट यही ई ही बना दो। ई का फॉर्मूला क्या है, सीधा माइनस एम ई रेज टू 4 8, तो माइनस एम ई रेज टू 4 अपॉन 8 एप्सिलॉन नॉट स्क्वायर एच स्क्वायर। ई स्क्वायर की जगह एन ई स्क्वायर, ई स्क्वायर की जगह जेड ई स्क्वायर, तो यहां ई रेज टू 4 की जगह जेड स्क्वायर ई स्क्वायर आएगा, तो यहां जेड स्क्वायर होगा। बात यही कर रहा हूं कि हाफ एम वी स्क्वायर में ये एम की वी की वैल्यू ये डाल देना, तो जेड का भी स्क्वायर आके नीचे हो जाएगा, और यहां पे नीचे एन है तो एन का स्क्वायर। ये आपका फॉर्मूला है इन टर्म्स ऑफ इलेक्ट्रॉन वोल्ट। आपका आंसर भी ला सकते हो आप, आंसर तो वही आएगा। ई का फॉर्मूला क्या आ गया, -13.6 जेड स्क्वायर अपॉन एन स्क्वायर इन इलेक्ट्रॉन वोल्ट्स, ये आपका आंसर है। अब आप ई की वैल्यू आ गई ना, ई की वैल्यू को माइनस में पॉजिटिव बना दो, ई की वैल्यू नेगेटिव आई है उसको पॉजिटिव बना दो तो काइनेटिक एनर्जी मिलेगा। ई की वैल्यू को डबल कर दो, नेगेटिव में रहेगी तो पोटेंशियल हो गई। ई की वैल्यू को पॉजिटिव कर दो और काइनेटिक के इक्वल कर दो तो बाइंडिंग हो गई। सो ये है आपके सारे फॉर्मूलाज ऑफ बोर्स एटॉमिक मॉडल। ठीक है, इसको जल्दी से लिखो बेटा, दिस इज इंपॉर्टेंट। जल्दी एक सेकेंड एसी चालू करा देता हूं। Come on, cool. So, here we go ahead. आप ये सारे फॉर्मूलेज याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है बेटा। ठीक है, विल गो अहेड। अ डिफरेंस ऑफ क्वेश्चन नंबर 12.3, क्वेश्चन नंबर 12.3 which says difference of 2.3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट this separates two एनर्जी लेवल, यानी कि एक एनर्जी लेवल है E1, दूसरा एनर्जी लेवल है E2। एनर्जी लेवल्स को ऑर्बिट बोलो, एनर्जी लेवल बोलो, जो भी है, इन दोनों को सेपरेट कितना करता है, तो E2 माइनस E1 की वैल्यू आपको दी हुई है। E2 माइनस E1 इन दोनों को एनर्जी लेवल को सेपरेट करता है 2.3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ठीक है, डिफरेंस ऑफ 2.3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट सेपरेट्स टू एनर्जी लेवल्स इन एन एटम। एटम के अंदर दो एनर्जी लेवल है, एक हायर ऑर्बिट एक लोअर ऑर्बिट, उन दोनों को सेपरेट करता है इतना अमाउंट ऑफ एनर्जी। ठीक है, तो इन दोनों का डिफरेंस है E2 माइनस E1 है। What is the frequency of the radiation emitted when the atom makes transition from upper level to lower level? यानी कि अगर पहले कोई इलेक्ट्रॉन अपर लेवल पे था तो वो जब नीचे आएगा तो ऑब्वियसली वो कुछ ना कुछ एनर्जी फेंकेगा, वो एच न्यू लाइट के फॉर्म में फेंकेगा। तो वो एनर्जी जो फेंकेगा वो बोर के थर्ड पोस्टुलेट के हिसाब से क्या होती थी, E2 माइनस E1 इज इक्वल टू एच न्यू होती थी, है कि नहीं। E2 माइनस E1 इज इक्वल टू क्या होता था, एच न्यू। तो आप यहां पे इस तरह से वैल्यूज रख सकते हो, और ये E2 माइनस E1 की वैल्यू तो 2.3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट दी हुई है, लेकिन हम जानबूझ के उसको 2.3 इंटू 1.6 इंटू 10 रेज टू माइनस 19 ऐसा रखते हैं ताकि हम उसको जूल्स में रख पाए। समझ में आया, 2.3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट को हमें जूल्स में कन्वर्ट कर दिया हमने। अब दूसरा, ये H जो है उसको डिवाइड कर दो, H की वैल्यू 6.6 इंटू 10 रेज टू कितनी होती है, -34। तो 6.6 इंटू 10 रेज टू -34 होती है, 6.6 समथिंग भी आगे जा सकता है, लेकिन इतना याद रखो। ठीक है, वो आपकी वैल्यू होगी 6.6 इंटू 10 टू -34, तो आपको न्यू की वैल्यू मिल जाएगी। न्यू इज द फ्रीक्वेंसी, आपको वही चाहिए ना, व्हाट इज द फ्रीक्वेंसी, फ्रीक्वेंसी न्यू ही तो चाहिए, तो दैट इज गोइंग टू गिव यू न्यू। समझ में आ गया, E2 माइनस E1 अपॉन H इज गोइंग टू गिव यू न्यू। E2 माइनस E1 कितना है, वही एनर्जी का डिफरेंस है 2.3 वोल्ट इलेक्ट्रॉन वोल्ट का, और 2.3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट को हमने मल्टीप्लाई कर दिया 1.6 टू 10 माइनस 19 से, सो दैट इट कैन गेट कन्वर्टेड इनटू जूल्स। समझ में आ गया। मैं आपको लिखना चाहूं तो यहां लिख सकता हूं 2.3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट मल्टीप्लाइड बाय 2.3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट में 2.3 इंटू 1.6 इंटू 10 रेज टू माइनस 19, और ये जूल्स में हो जाएगा ये आंसर। अभी E2 माइनस E1 की वैल्यू ये रही, H की वैल्यू नीचे रखी, और आपको फ्रीक्वेंसी की वैल्यू मिल जाएगी। दिस इज द कैलकुलेशन पार्ट जो आप आराम से कर पाओगे बेटा। सो प्लीज कैलकुलेशंस करिए, मैं आपको पहले से बता रहा हूं कि कैलकुलेशंस करने जरूरी है। आपकी खुद की प्रैक्टिस इसके बाद शुरू होती है। ये रास्ता मैंने बता दिया, लेकिन उस रास्ते पे आपको यहां पे अटकोगे, मैं अभी करा दूंगा ना, फिर भी गारंटी है कि आप नहीं कर पाओगे, तो आप नहीं कर पाओगे। आप एग्जाम के टाइम सोचना भी बंद कर दोगे यहां पे आने के बाद, क्योंकि एग्जाम ऑलरेडी आप इतना दिमाग लगा चुके हो। अब इतना जो आप यहां पे कैलकुलेशंस करना है, ये कैलकुलेशन आपको अभी से आदत में डालना पड़ेगा। ठीक है, चलो तो देख लो सोल्यूशन यही है कि नहीं। सोल्यूशन में यही किया है हमने। सबसे पहले ये एनर्जी का डिफरेंस जो था उसको हमने इक्वेट कर दिया एच न्यू से, और फिर हमने न्यू निकाल लिया। दैट इज द पार्ट विच वी हैव डन, और इसका आंसर आता है 5.5 इंटू 10 रेज टू 14 हर्ट्ज। सॉरी, 5.5 इंटू 10 रेज टू 14 हर्ट्ज। अब देख लो,
द ग्राउंड स्टेट एनर्जी ऑफ हाइड्रोजन एटम इज, द ग्राउंड स्टेट एनर्जी ऑफ हाइड्रोजन एटम, हाइड्रोजन के ग्राउंड स्टेट पे फर्स्ट ऑर्बिट, फर्स्ट लेवल पे जब है ना हाइड्रोजन की एन, फर्स्ट ऑर्बिट पे एन की वैल्यू 1 है, तब एनर्जी लेवल है -13.6। एनर्जी की वैल्यू कितनी है? -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। कितनी है बेटा? माइनस एनर्जी इज -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। What are the kinetic and potential energies of electron in this state? What is the kinetic and potential energy of electron in this state? आपको सिंपल ये टोटल एनर्जी कितनी दी है? -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। याद रखिए टोटल एनर्जी इज इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी, बट टोटल नेगेटिव में होती है, काइनेटिक पॉजिटिव होती है, इसीलिए इसका पॉजिटिव वैल्यू 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। और आपको टोटल और क्या पूछा है? व्हाट इज द पोटेंशियल एनर्जी? पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू क्या होती है बेटा? 2 टाइम्स ऑफ टोटल एनर्जी, 2 टाइम्स ऑफ टोटल एनर्जी। टोटल एनर्जी कितनी है? तो 2 इंटू -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अब आप इसका आंसर ला दो तो 27 पॉइंट क्या हो जाएगा बेटा? 27.2, और ये इलेक्ट्रॉन वोल्ट माइनस में आपका आ गया पोटेंशियल एनर्जी भी। ठीक है, तो पोटेंशियल एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी, दिस इज हाउ इजी इट इज टू डू दिस। इससे इजी क्या हो सकता है पूरे फिजिक्स में? इज देयर एनीथिंग इजियर देन दिस? नो वे बेटा। तो प्लीज आई होप आप इसे याद रखेंगे, इसको भूलना मत। ठीक है, चलो अब हम बढ़ेंगे आगे। हाँ, ये आपका सोल्यूशन है, यू कैन हैव अ लुक। ठीक है, चलो अगला सवाल 12.5 फिफ्थ क्वेश्चन। हाइड्रोजन एटम इनिशियली इन द ग्राउंड लेवल एब्जॉर्ब्स फोटोन। पहले हाइड्रोजन की ही बात कर रहा है, हाइड्रोजन उसमें ग्राउंड लेवल n इज इक्वल टू 1, वो यहां पे कोई तो इलेक्ट्रॉन है, तो वो इलेक्ट्रॉन कुछ तो एनर्जी एब्जॉर्ब कर रहा है। हाइड्रोजन एटम इनिशियली इन द ग्राउंड लेवल एब्जॉर्ब्स फोटोन विच एक्साइट्स इट टू द फोर्थ लेवल, यानी कि n फर्स्ट से लेके सीधा फोर्थ चला जाएगा। इलेक्ट्रॉन कुछ तो एनर्जी लेगा, और वो एनर्जी लेने के बाद में, वो एनर्जी किसके फॉर्म में होगी बेटा? ऑब्वियसली एच न्यू लाइट के फॉर्म में होगी। वो एनर्जी लेने के बाद में दैट इलेक्ट्रॉन गोज इनटू द फोर्थ स्टेप, इलेक्ट्रॉन यहां आ जाएगा। कौन सी ऑर्बिट में चला गया? फोर्थ ऑर्बिट में। फर्स्ट से लेके सीधा फोर्थ में चला गया। सोचो इतना एनर्जी हमने दे दिया होगा। यानी कि हमें क्या पूछा है? डिटरमाइन द वेवलेंथ एंड फ्रीक्वेंसी ऑफ द फोटोन, यानी कि ये जो लाइट आई ना, वो लाइट यहां पे कितनी एनर्जी लेके आई, उस वाले का फोटोन का फ्रीक्वेंसी और वेवलेंथ बता दो। फ्रीक्वेंसी और वेवलेंथ हमें बताना है। एक सेकेंड, हमें यहां पे पता है, हमें अभी बोर ने बताया था कि E2 माइनस E1 इज इक्वल टू एच न्यू होता है। डिफरेंस ऑफ एनर्जी लेवल, वही फोटोन एनर्जी देना पड़ेगा। इलेक्ट्रॉन को यहां से यहां जाना, इन दोनों के एनर्जी लेवल का जो डिफरेंस है उतना एनर्जी हमें देना पड़ेगा। एनर्जी लाइट के फॉर्म में देते हो, इसलिए लाइट हैज फ्रीक्वेंसी विच इज एच न्यू, न्यू इज द फ्रीक्वेंसी। तो आपको E2 माइनस E1, बट फर्स्ट और फोर्थ की बात हो रही है, तो E4 माइनस E1 लिखना चाहिए। तो E4 माइनस E1 लिखना चाहिए, वेर E4 माइनस E1 की वैल्यू हमें कितनी दी है वो नहीं बताइए। ठीक है, E4 माइनस E1 नहीं बताया। डिटरमाइन द वेवलेंथ, हमें सीधा बोला है वेवलेंथ निकालो। E4 माइनस E1 हमें नहीं बताया है, तो हमें E4 भी निकालना पड़ेगा, E1 भी निकालना पड़ेगा। E एनर्जी ऑफ द फर्स्ट ऑर्बिट, एनर्जी ऑफ द फर्स्ट ऑर्बिट फॉर हाइड्रोजन इट इज -13.6 अपॉन n स्क्वायर इलेक्ट्रॉन वोल्ट। दिस इज द फॉर्मूला ऑफ एनर्जी, राइट? तो एनर्जी इन nth ऑर्बिट, सॉरी, एनर्जी इन nth ऑर्बिट इज दिस मच। अब एनर्जी इन फर्स्ट ऑर्बिट कितना होगा? तो -13.6 अपॉन 1 का स्क्वायर इंटू इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ठीक है, नाउ एनर्जी, इसका आंसर क्या आ गया? -13.6 अपॉन 1 का स्क्वायर इज -13.6 इटसेल्फ इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अभी फोर्थ ऑर्बिट की एनर्जी, एनर्जी ऑफ फोर्थ ऑर्बिट -13.6 अपॉन n की जगह 4 आएगा, तो 4 का स्क्वायर। n की जगह क्या आएगा बच्चा? यहां 4 आएगा, तो यहां आएगा 4 का स्क्वायर, और इन इलेक्ट्रॉन वोल्ट, तो 4 का स्क्वायर कितना होता है? 16। तो -13 हमारा फोर्थ ऑर्बिट में जा रहे हैं, इसलिए 4 यहां पे 16 आएगा, तो -13.6 डिवाइडेड बाई 16, यहां पे 16 डाल दो बेटा। ठीक है, और ये 16 डालने के बाद ये इलेक्ट्रॉन वोल्ट्स में आएगा। अब चाहिए तो इसको सॉल्व कर लो, नहीं चाहिए तो एज इट इज अभी रख दो। हम यहां पे सीधा सब्स्टिट्यूट करते हैं। E4 की वैल्यू -13.6 अपॉन 16 इन इलेक्ट्रॉन वोल्ट ऑब्वियसली, और E1 की वैल्यू -13.6 ओनली।
ठीक है, इन इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ये सब हमने किया, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। h की वैल्यू क्या आएगी? h की वैल्यू हमें प्लैंक्स कांस्टेंट पता है, 6.6 इंटू 10⁻⁴। और ये न्यू हमें चाहिए बच्चा, वी वांट न्यू। तो आप h को यहां जाने दो, ये जो भी आंसर है वो इलेक्ट्रॉन वोल्ट में है, तो ये ब्रैकेट का जो भी आंसर आएगा यू हैव टू डिवाइड दैट आंसर टू गेट इट इन टर्म्स ऑफ जूल्स। तो हमें जूल्स में लाने के लिए उसको 1.6 इंटू 10⁻⁻19 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, ये h की वैल्यू रखनी पड़ेगी और हमें न्यू मिलेगा। दैट इज हाउ द फ्रीक्वेंसी इज व्हाट विल गेट। और एक बार हमें फ्रीक्वेंसी मिल गई, फ्रीक्वेंसी इज इक्वल टू c बाय लैम्बडा। ये फ्रीक्वेंसी c बाय लैम्बडा, c की वैल्यू हमें पता है और लैम्बडा की वैल्यू में मिल जाएगी क्योंकि फ्रीक्वेंसी हमने निकाली। अब देखो यही मेथड यहां पे किए, थोड़ा लंबा आपको मेथड दिखेगा ये। हैव अ लुक। सबसे पहले हमने फर्स्ट ऑर्बिट, सेकंड ऑर्बिट नहीं है, ये सेकंड लेवल है विच इज फोर्थ ऑर्बिट, तो फोर्थ ऑर्बिट के लिए निकाला, E2 माइनस E1 किया, आंसर निकाल लिया। आंसर इलेक्ट्रॉन वोल्ट में आया, उसको जूल्स में कन्वर्ट कर दिया। अच्छा, इलेक्ट्रॉन वोल्ट से जूल में कन्वर्ट करना था हमें, यहां पे एक छोटी सी मिस्टेक की बेटा, ये इलेक्ट्रॉन वोल्ट में है, मल्टीप्लाई बाय 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कर दो, ये जूल्स में कन्वर्ट हो जाएगा। और नीचे h का h, सिर्फ वो मल्टीप्लाई करना था कन्वर्ट करने के लिए। देन हमने E इज इक्वल टू hc बाय लैम्बडा से हमने वेवलेंथ निकाली, फ्रीक्वेंसी निकाली। देख लीजिए, दिस इज द सॉल्यूशन। हैव अ लुक, आई एम जस्ट गिविंग यू अ मिनट। हैव अ लुक बच्चा, ठीक है। सो आई होप कि आप लोगों ने ये समझा कैसे किया। यहां पे सिर्फ एक छोटी सी बात थी जो मैंने आपको यहां पे क्लियर कर दी। आप E4 माइनस E1 अलग से भी कैलकुलेट कर लेते ना यहां पे, तो भी आपके लिए आंसर आ जाता। बस एक बार जिनको भी कंफ्यूजन हुआ होगा उनको मैं एक बार बता दूं कि E4 माइनस E1 यही कर लो, E4 माइनस E1 कर लो, उसका जो भी आंसर आता है मल्टीप्लाइड बाय 1.6 इंटू 10⁻⁻19 सो दैट यू गेट द आंसर इन जूल्स। एक बार जूल में एक बार आंसर आ गया ना, तो आपने यहां E4 माइनस E1 का आंसर जूल में रख दिया और दिस इज इक्वल टू h न्यू, और आप यहां पे से दिस आंसर डिवाइडेड बाय h विल गेट न्यू। एक बार न्यू मिल गया तो न्यू इज इक्वल टू c बाय लैम्बडा, इससे आप निकाल सकते हो लैम्बडा की वैल्यू, लैम्बडा इज इक्वल टू hc बाय न्यू, ऐसा करके। तो ये एक तरीका है बेटा, आई होप आप याद रखेंगे। सो कैलकुलेशंस आपको करने हैं बच्चा, कैलकुलेशंस प्लीज करिएगा। इफ यू वांट तो मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए, आई विल डू द कैलकुलेशन फ्रॉम नेक्स्ट चैप्टर ऑनवर्ड्स व्हिच इज द लास्ट चैप्टर। बट हाँ, कैलकुलेशंस की प्रैक्टिस आपको बहुत जरूरी है। मैं कर सकता हूं, आप भी कर सकते हैं, लेकिन हमें क्या करना है, उस कैलकुलेशंस ना एक्चुअली डिफिकल्ट नहीं होते। कैलकुलेशंस में क्या होता है, हमें इसके बाद दिमाग नहीं लगता कि अरे इसके बाद करूं क्या, -13.6 अपन 16 आ गया, अभी क्या करूं। तो आप एक बार अगर ये पता कर लोगे -13.6 अपन 16 ऐसा कोई नंबर होता है, तो हमें क्या करना होता है यूजुअली, अगली बार सिमिलर काइंड ऑफ चीज आएगी तो आप उसको अप्लाई कर पाओगे। और ऐसे n नंबर बहुत सारे ऐसे केसेस होंगे जहां पे आपको अलग अलग तरीके पता करने होगी कि ऐसा आता है तो ऐसा, ऐसा आता है तो ऐसा, ऐसा आता है तो ऐसा। तो ये आपको डेवलप करना पड़ता है, प्रैक्टिस, ठीक है। नाउ वी गो फॉर द नेक्स्ट क्वेश्चन व्हिच इज 12.6। 12.6 इज द यूजिंग बोर्स मॉडल कैलकुलेट द स्पीड ऑफ इलेक्ट्रॉन इन हाइड्रोजन एटम इन n1 2 3। ओके, बोर्स मॉडल यूज करना है, वो तो हम वैसे ही बोर्स मॉडल के ऊपर ही बात कर रहे हैं। और उसमें हमें क्या करना है, स्पीड ऑफ इलेक्ट्रॉन इन हाइड्रोजन एटम, हाइड्रोजन एटम में स्पीड ऑफ इलेक्ट्रॉन, स्पीड ऑफ इलेक्ट्रॉन इन हाइड्रोजन एटम। मुझे बताओ स्पीड ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना लिखा था हमने, 2.2 इंटू 10⁻⁶ अपॉन, या हम यहां पे डिवाइडेड बाई n कर देंगे, खत्म। यही है मीटर्स पर सेकेंड में हमारा आंसर। अब ये हमारा डायरेक्ट फॉर्मूला है, चाहिए तो हम डायरेक्ट फॉर्मूला ना बता और उनको हम एग्जैक्ट पूरा एक फॉर्मूला भी बता सकते हैं। यहाँ पे देखो ये वाला फॉर्मूला उनको लिखा दे कि भाई ये देखो स्पीड का फॉर्मूला ये होता है फॉर हाइड्रोजन एटम, E²/2 एप्सिलॉन नॉट H वन अपॉन n, और फिर उसका आंसर ये आता है। तो हम हाइड्रोजन एटम के अलग अलग ऑर्बिट पे भी निकाल सकते हैं स्पीड का वैल्यू, ठीक है। चलो कहां गया, ये यहां है, ठीक है। हाँ, तो ये हमने स्पीड निकाल ली। नाउ स्पीड इससे हमारे निकलेगी कोई भी ऑर्बिट की, फर्स्ट सेकंड थर्ड तीनों की निकालनी है। v1 तो 2.2 इंटू 10⁻⁶ अपॉन 1 मीटर्स पर सेकेंड, ठीक है। 2.2 इंटू 10⁻⁶ फर्स्ट ऑर्बिट की ही वैल्यू है, तो आप v1 लिख सकते हो, इस फॉर्मूला को लिख सकते हो, v एट एनी ऑर्बिट n इज v1 अपॉन n। समझ में आ गया, ऑब्वियसली मीटर पर सेकंड में। ये v का रिलेशनशिप हो गया फर्स्ट ऑर्बिट के साथ में। v2 इज इक्वल टू 2.2 इंटू 10⁻⁶ अपॉन n, n की वैल्यू इज 2।
मीटर्स पर सेकेंड। ऑब्वियसली इतना तो कर ही लोगे ना, 2.2 डिवाइडेड बाई 2 11, 1.1 इंटू 10⁶। इसी तरह 3 के साथ भी करना है, V3 2.2 इंटू 10⁶ डिवाइडेड बाई 3 मीटर्स पर सेकेंड। पर आपको यहां इसके पहले वाला फॉर्मूला बताना पड़ेगा कि वो फॉर्मूला क्या था जिससे हमने ये लाया। ठीक है, बिना कैलकुलेशन दिखाए भी आप इसका आंसर लिखो, यू विल गेट द फुल मार्क्स। बट आपको वो फॉर्मूला बताने के बाद उसमें आंसर ये वैल्यू रखनी है। समझ में आ गया? आप बताओ पहले, जैसे यहां पे बताया ना मैंने आपको फॉर्मूला लिस्ट लिखते वक्त में मैंने आपको समझाया ना कि वेलोसिटी का फॉर्मूला ये है जिसमें ई स्क्वायर 2 एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू, ई की वैल्यू इज दिस, एच की वैल्यू इज दिस, सब सब्स्टिट्यूट कर दो, है ना। फिर उसके बाद में आप आंसर लिख के आ जाओ कि देखो इसका कैलकुलेशन इज दिस और यहाँ पे 1/n इज 1/n और इससे हमारा आंसर n की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करते जाओ, विल गेट द करेक्ट आंसर्स। समझ में आ गया? सो दिस इज हाउ विल कीप ऑन यूजिंग देम। हाँ, तो हमें फर्स्ट सेकंड थर्ड ऑर्बिट का मिल गया। अब कैलकुलेट द ऑर्बिटल पीरियड इन ईच ऑफ दिस लेवल। ऑर्बिटल पीरियड, टाइम पीरियड, टाइम इज इक्वल टू स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। अगर कोई ऑर्बिट है जिसमें सर्कुलर मोशन हो रहा है, ऑब्वियसली देयर इज न्यूक्लियस एट द सेंटर एंड इलेक्ट्रॉन्स आर ऑर्बिटिंग। अगर ऑर्बिट कर रहा है तो टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, तो टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड। आपको पता है कि डिस्टेंस इज सर्कल का रेडियस अगर r है तो यहां पे 2 पाई r हो जाएगा, इसका सरकमफरेंस 2 पाई r हो जाएगा, इसलिए डिस्टेंस इज 2 पाई r अपॉन स्पीड। स्पीड इज जो भी स्पीड से ये इलेक्ट्रॉन घूम रहा है वो स्पीड v, तो v हो गया। तो टाइम का फॉर्मूला क्या है बच्चा? टाइम इज इक्वल टू 2 पाई r बाई v। अब आपको फॉर्मूला ऑफ आर लिखना पड़ेगा। आर कितना है आप यहां लिख दो, वो पूरा फॉर्मूला लिखो, फिर आप बोल दो कि इसको सॉल्व करके हम लेके आए, आर का जो वैल्यू है वो लेके आए 0.53 अपॉन n स्क्वायर एंगस्ट्रॉम। और इसके बाद वेलोसिटी की वैल्यू आप जो भी है यहां लिख दो। वेलोसिटी की वैल्यू कितनी है? 2.2। वेलोसिटी का फॉर्मूला लिख के वेलोसिटी की वैल्यू 2.2 इंटू 10⁶। क्या आ गया? 2.2 इंटू 10⁶ मीटर्स पर सेकेंड ना। आपने ये दोनों चीजें कर ली। अब आप इन दोनों के लिए यहां सब्स्टिट्यूशन भी कर सकते हो और आंसर एक सिंपल आंसर ला सकते हो। तो 2 पाई आर की वैल्यू क्या है? 0.53 अपॉन एन स्क्वायर, है ना। एन स्क्वायर को नीचे लिख दिया एन स्क्वायर, और ये एमस्ट्रॉन्ग है तो इंटू 10⁻⁻10 लिख दो। एमस्ट्रॉन्ग का 10⁻⁻10। नीचे वेलोसिटी है, वेलोसिटी की वैल्यू क्या लिखेंगे? 2.2। अच्छा, ये वेलोसिटी में क्या होता है? बोलो 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 बोलो। फर्स्ट ऑर्बिट का रेडियस, हाँ मैंने यहां एक छोटी सी मिस्टेक की है, ये एन स्क्वायर नहीं होगा, ये एन स्क्वायर यहां होगा। समझ में आ गया? अब देख लो, ये फॉर्मूला हमने यहां लिखा था एन स्क्वायर मल्टीप्लीकेशन में होता है। ठीक है, एन स्क्वायर मल्टीप्लीकेशन में होता है, प्लीज इसको भूलना मत, वरना ऐसी मिस्टेक्स हो सकती है। ठीक है, कहां गया? तो हम यहां वापस सब्स्टिट्यूशन करने के जाते हैं। तो आर की वैल्यू आती है 0.53 इंटू एन स्क्वायर इंटू 10⁻⁻10, एमस्ट्रॉन्ग का 10⁻⁻10 और आंसर इन मीटर। वेलोसिटी इज 2.2 इंटू 10⁻6 है, याद रखना पॉजिटिव 6, और यहां आएगा डिवाइड में n और यहां मीटर्स पर सेकेंड। सब्स्टिट्यूट बोथ ऑफ देम, 2 का 2, पाई का पाई, आर की वैल्यू 0.53 इंटू 10⁻⁻10 और ये n स्क्वायर का n स्क्वायर, डिवाइड में वेलोसिटी की वैल्यू 2.2 इंटू 10⁻6, डिवाइड में n है तो ऊपर जाएगा तो n आएगा, और नीचे से एक n ऊपर गया तो ऊपर n स्क्वायर का n क्यूब हो जाएगा। दिस इज योर आंसर ऑफ टाइम पीरियड। ठीक है, इसको आप याद रखें, दिस इज योर आंसर ऑफ टाइम पीरियड। ये सब वैल्यू जो है आप रखो यहां पे, इसका कैलकुलेशन कर लो। टाइम पीरियड इज इक्वल टू दैट वैल्यू। इसका आंसर लेट्स से कुछ x आ रहा है, तो आप टाइम पीरियड का फॉर्मूला जो है अभी बना चुके हो, टाइम पीरियड इज इक्वल टू दिस वैल्यू इंटू n क्यूब। आपको फर्स्ट ऑर्बिट का टाइम पीरियड चाहिए, इस वैल्यू को 1 स्क्वायर से मल्टीप्लाई, 1 क्यूब से मल्टीप्लाई कर दो। आपको सेकंड ऑर्बिट का टाइम पीरियड चाहिए, इस वैल्यू को 2 स्क्वायर से मल्टीप्लाई, 2 क्यूब से मल्टीप्लाई कर दो, n की जगह 2। थर्ड ऑर्बिट का टाइम पीरियड चाहिए तो इस वैल्यू को 3 क्यूब से मल्टीप्लाई कर दो, खत्म, आपका आंसर आने लगेगा। ठीक है, आपको मैं दिखाता हूं, ये थोड़ा लंबा है आई नो,
फर्स्ट सेकंड थर्ड का वेलोसिटी निकाला, टाइम पीरियड का मैंने छोटा सा डेरिवेशन कर लिया, आर की वैल्यू वी की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करके मैंने सिंपल करके टाइम पीरियड बता दिया, टाइम पीरियड का जनरल फॉर्मूला बना लिया, टाइम पीरियड का फॉर्मूला बनाते गए। ठीक है, इस तरह से आप उसका आंसर निकाल सकते हो। बाकी लिखने के लिए बहुत लंबा भी लिख सकते हो। देखो ये सबसे पहले v1 के लिए निकाली, v2 के लिए निकाली, पूरा कैलकुलेशन कर करके। v का फॉर्मूला आपको दिया था ना बेटा, e²/2ε0h, उससे हमने कैलकुलेशन कर करके ये सब की वैल्यू निकाली। कैलकुलेशंस दिखाने के लिए होता है, एग्जाम में बहुत टाइम है, क्वेश्चंस भी बड़े मार्क का है, तो क्या करो आराम से एक एक वैल्यू सब्स्टिट्यूट करो, कैलकुलेशन नहीं करने का, सब्स्टिट्यूट करके बता देने का और फिर आंसर लिख देने का, ऐसा, ताकि टीचर को लगे इसने मेहनत किया है। ठीक है, फिर तीनों वेलोसिटीज निकाल ली। अब उसके बाद में हम क्या करेंगे कि यहाँ टाइम पीरियड 1, उसके लिए सारा कैलकुलेशन कर लेंगे और उसके बाद उसका वैल्यू निकाल लेंगे। तो टाइम पीरियड 1 का वैल्यू आता है 1.57 इंटू 10⁻16, 1.527 इंटू 10⁻16, 1.527 इंटू 10⁻16। तो यहाँ इसका आंसर आता है 1.527। टाइम पीरियड इज 1.527 इंटू 10⁻16 और ये n स्क्वायर से मल्टीप्लाई होगा। किससे मल्टीप्लाई होगा? ये n स्क्वायर से मल्टीप्लाई होगा, n क्यूब से, सॉरी। अब इसको आप 1 से मल्टीप्लाई करो तो इसका आंसर आपका आ गया टाइम पीरियड का फर्स्ट ऑर्बिट के लिए। सेकेंड ऑर्बिट से मल्टीप्लाई करो तो यानी कि इसको आपको 2 क्यूब से मल्टीप्लाई कर दो, आंसर आएगा सेकेंड ऑर्बिट का। इस वैल्यू को आपको 3 क्यूब से मल्टीप्लाई कर दो, आंसर आएगा थर्ड ऑर्बिट के लिए टाइम पीरियड। समझ में आ गया? सो दिस इज हाउ यू विल डू इट बेटा। कैलकुलेशन वाला चीज है लेकिन बहुत सिंपल सा चीज है, देख लो। विल गो अहेड 12.7, क्वेश्चन नंबर 12.7, रेडियस ऑफ द इनरमोस्ट इलेक्ट्रॉन ऑर्बिट इन हाइड्रोजन इज भाई रेडियस ऑफ द इनरमोस्ट यानी कि फर्स्ट ऑर्बिट का रेडियस, फर्स्ट ऑर्बिट इज द इनरमोस्ट ऑर्बिट, राइट? उसका रेडियस कितना दिया? 5.3 इंटू 10⁻⁻11 मीटर्स में दिया है, ऑब्वियसली देन हमारा काम इजी हो जाता है। वरना क्या करते हैं 0.53 इंटू 10⁻⁻0.53 एमस्ट्रॉन्ग बोल देते हैं। ये फर्स्ट ऑर्बिट का रेडियस है। व्हाट आर द रेडियस ऑफ सेकेंड एंड थर्ड ऑर्बिट? इजी है। रेडियस ऑफ द सेकेंड ऑर्बिट आपको एक्चुअली याद है ना, रेडियस ऑफ एनी ऑर्बिट इज इक्वल टू 0.53। एक्चुअली 0.53 को आप भी क्यों ना 5.3 इंटू 10⁻⁻11 लिखते। ठीक है, मैं यहां पे पहले नॉर्मल वाला लिखता हूं, 0.53 अपॉन यहां पे एमस्ट्रॉन्ग एंड डिवाइड में आएगा, यहां पे सॉरी मल्टीप्लाई में आएगा n स्क्वायर, 0.53 n स्क्वायर इंटू एमस्ट्रॉन्ग। अब इसी को आप ऐसा कर दो 0.53 एमस्ट्रॉन्ग, 0.53 एमस्ट्रॉन्ग जो है ना उसको लिखो 5.3 इंटू 10⁻⁻11। अरे यार एक डेसिमल इधर ले लिया तो 10⁻10 होता है एमस्ट्रॉन्ग, उसका 10⁻11 हो जाएगा और ये n स्क्वायर का n स्क्वायर और ये मीटर्स में आंसर है। अरे ये जो वैल्यू है वो तो फर्स्ट ऑर्बिट की वैल्यू है, तो r एट एनी ऑर्बिट इज r1 टाइम्स n स्क्वायर। बस इसका आंसर निकाल लेना इसमें से। r किसका? सेकेंड ऑर्बिट का चाहिए, तो सेकेंड ऑर्बिट इज r1 टाइम्स 2, सेकेंड ऑर्बिट है ना तो n की वैल्यू 2, तो n की जगह 2 का स्क्वायर। थर्ड ऑर्बिट है तो इसमें r1 इंटू n की जगह 3 का स्क्वायर, सिंपल एज दैट। अरे ये तो बताने की बात है, वरना मैं तो इससे ही आंसर ला देता सीधा, यही फॉर्मूला 0.53 n स्क्वायर, वन फर्स्ट ऑर्बिट का 1 स्क्वायर, इसलिए 0.53 आंसर होता है वो। सेकेंड ऑर्बिट का 2 स्क्वायर से मल्टीप्लाई कर दो, थर्ड ऑर्बिट का 3 स्क्वायर से मल्टीप्लाई कर दो। अब भी हमें यहां पे क्यों ऐसा किया बेटा, मैंने ये सब ऐसा क्यों किया? r1 इंटू एन स्क्वायर, r2 इंटू एन स्क्वायर, r3, r1 इंटू एन स्क्वायर, r1 इंटू 2 स्क्वायर, r1 इंटू 3 स्क्वायर, सब क्यों किया? क्योंकि हमें यहाँ पे फर्स्ट ऑर्बिट को यूज करके सेकेंड और थर्ड ऑर्बिट का बात करना है। तो फर्स्ट ऑर्बिट को यूज करके सेकेंड और थर्ड का बात करोगे ना, उसके लिए ये फॉर्मूला वैलिड होता है। इसमें फर्स्ट ऑर्बिट का रेडियस यूज करके फिर सेकेंड ऑर्बिट का रेडियस और थर्ड ऑर्बिट का रेडियस निकाल सकते हैं। अब r1 की वैल्यू कितनी है बेटा? 5.3। r1 की वैल्यू कितनी है? 5.3 इंटू 10⁻⁻11 और ये आएगा 2 का स्क्वायर इंटू 4 हो गया, 2 का स्क्वायर 4, तो यहां मीटर्स में ये आंसर आ गया। 5.3 इंटू 4 कर दो, 5.3 r1 की वैल्यू क्या है? 5.3 इंटू 10⁻⁻11 और यहाँ 3 का स्क्वायर हो गया 9, तो यहाँ 9 और ये मीटर। समझ में आ गया? आई होप आप इसे याद रखेंगे। ठीक है, कूल। सो दैट इज द इजीएस्ट पार्ट ऑफ दिस चैप्टर। ओके, आई होप आप इसे याद रखेंगे, बहुत आसान है, भूलना नहीं है बच्चा। देख लो, सोल्यूशन देख लो, कैलकुलेशंस देख लो।
ठीक है, चलो विल गो अहेड। अब एक कंसेप्ट है जिसको बहुत सारे सवाल से पूछा जाता है, हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम। व्हाट इज हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम? हाइड्रोजन की बहुत सारी ऑर्बिट्स होती है, तो हमने यहां फर्स्ट ऑर्बिट बनाई, सेकेंड ऑर्बिट बनाई, थर्ड ऑर्बिट बनाई, फोर्थ ऑर्बिट बनाई, फिफ्थ ऑर्बिट बनाई, सिक्स्थ ऑर्बिट बनाई, ऐसे nth ऑर्बिट। अब आप बोलोगे सर हाइड्रोजन में तो एक ही ऑर्बिट होती है। बेटा हाइड्रोजन के पास में एक ऑर्बिट फिल्ड होती है, फर्स्ट ऑर्बिट में ही इलेक्ट्रॉन होता है। इसका मतलब ये नहीं कि हाइड्रोजन के पास सेकंड थर्ड फोर्थ ऑर्बिट नहीं है। और एक्चुअली में ऑर्बिट तो करके कोई जगह हो, ऑर्बिट करके कोई ऐसा लाइन थोड़ी बनाता है। ऑर्बिट इज एक लेवल, अलग अलग एनर्जी लेवल्स है। तो हाइड्रोजन से आप इतने डिस्टेंस पे फर्स्ट ऑर्बिट, इतने डिस्टेंस पे सेकंड, इतने डिस्टेंस पे थर्ड, ये डिस्टेंस पे रह रहे हो तो आप बोलोगे फर्स्ट ऑर्बिट में हो, ये डिस्टेंस पे रह रहे हो तो सेकंड ऑर्बिट में। उन दोनों के बीच में नहीं रह सकते। समझ में आ गया? तो हाइड्रोजन के पास पहली ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन रहता है बाय डिफॉल्ट उसके ग्राउंड सेट में, इसीलिए हम बोलते हैं हाइड्रोजन के पास एक ही ऑर्बिट है। दूसरी तीसरी चौथी है लेकिन वो फील्ड नहीं है। समझ में आ गया? हाइड्रोजन के पास भी n नंबर ऑफ ऑर्बिट्स है। तो ये फर्स्ट ऑर्बिट, सेकंड ऑर्बिट, थर्ड ऑर्बिट, फोर्थ ऑर्बिट, फिफ्थ, सिक्स्थ, सेवंथ एंड nth ऑर्बिट। हमने E इज इक्वल टू -13.6 अपॉन n स्क्वायर, ये फॉर्मूला यूज करके फर्स्ट ऑर्बिट की एनर्जी लेवल निकाली, सेकेंड ऑर्बिट की निकाली, थर्ड ऑर्बिट की निकाली, फोर्थ ऑर्बिट की निकाली, फिफ्थ की, सिक्स्थ की, ऐसे n की। नीचे n स्क्वायर था डिनोमिनेटर में, -13.6 अपॉन n स्क्वायर। n की वैल्यू इनफाइनाइट ऑर्बिट, nth ऑर्बिट, इनफाइनाइट ऑर्बिट डाल दो तो 1 अपॉन इन्फिनिटी गिव्स यू 0। तो आंसर इनफाइनाइट ऑर्बिट का आंसर 0 है। ठीक है? अगर कोई भी इलेक्ट्रॉन सेकेंड से फर्स्ट, थर्ड से फर्स्ट, फोर्थ से फर्स्ट, ये क्या है, गिर रहा है, नीचे आ रहा है इलेक्ट्रॉन, नीचे आता है तो बाहर एनर्जी फेंकता है, ऊपर जाता है तो एनर्जी एब्जॉर्ब करके ऊपर जाता है, एक्साइट होता है इलेक्ट्रॉन। लेकिन हम एनर्जी कितनी एब्जॉर्ब कराएंगे तो कितना ऊपर जाएगा वो नहीं पढ़ रहे। हम एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम नहीं पढ़ रहे, हम एमिशन स्पेक्ट्रम पढ़ रहे हैं। एमिशन स्पेक्ट्रम में क्या होता है, इलेक्ट्रॉन ऊपर से नीचे आता है और तब लाइट और एनर्जी एमिट होती है, हम उसको पढ़ रहे हैं। ये एमिट का क्या करता है वो देख रहे हैं। एमिट करने के लिए हायर ऑर्बिट से लोअर ऑर्बिट, हाई एनर्जी लेवल से लोअर एनर्जी लेवल आना पड़ता है। लेकिन अगर आपको बोलता है ये एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम है, तो आप फर्स्ट ऑर्बिट में कितनी एनर्जी देते ताकि वो सेकंड में जाए, फर्स्ट में कितनी एनर्जी देते ताकि वो थर्ड में जाए, ये सीखते हैं हम। दिस इज नॉट एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम, दिस इज एमिशन स्पेक्ट्रम। तो हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम का पूरा नाम होना चाहिए हाइड्रोजन एमिशन स्पेक्ट्रम। समझ में आ गया? तो ऊपर की ऑर्बिट, जैसे कि बहुत ऊपर से वो आएगा फर्स्ट में, फिफ्थ से आएगा फर्स्ट में, फोर्थ से आएगा फर्स्ट में, थर्ड से आएगा फर्स्ट में, सेकंड से आएगा फर्स्ट में, इस तरह से इलेक्ट्रॉन अलग अलग ऑर्बिट से फर्स्ट ऑर्बिट में आएगा। तो वो एक इधर से इधर आएगा तो अलग एनर्जी फेंकेगा, इधर से इधर आएगा तो अलग एनर्जी फेंकेगा, इधर से इधर आएगा तो अलग एनर्जी फेंकेगा, इधर से इधर आएगा तो अलग एनर्जी फेंकेगा। तो हमने यहां से यहां आने वक्त में जो एनर्जी है और यहां से यहां आते वक्त में जो एनर्जी, उस एनर्जी का रेंज बोल दिया कि वो इस रेंज में एनर्जी फेंकता है। और उस रेंज की एनर्जी का हम फ्रीक्वेंसी निकाले तो हमें पता चला कि जो भी यहां से इलेक्ट्रॉन यहां आएगा वो जिस फ्रीक्वेंसी की एनर्जी भेजता है, और जो वही कहीं से सेकेंड ऑर्बिट से इलेक्ट्रॉन आएगा फर्स्ट ऑर्बिट में, वो जो फ्रीक्वेंसी भेजता है, ये दोनों फ्रीक्वेंसी आती है यूवी रेज में। किस में आती है? यूवी रेज में आती है। यूवी रेज फेंकते हैं ये दोनों। कौन सी रेज फेंकी जाती है? अल्ट्रा वायलेट रेज, अल्ट्रा वायलेट रेज। ठीक है? और ये लाइमन सीरीज कही जाती है, यानी कि अगर कोई भी इलेक्ट्रॉन सेकेंड ऑर्बिट से फर्स्ट ऑर्बिट में आ रहा है, या फिर थर्ड से फर्स्ट, फोर्थ से फिफ्थ से, फोर्थ से फर्स्ट, या फिफ्थ से फर्स्ट, या इनफाइनाइट से फर्स्ट, ये दोनों उसके, ये मिनिमम है ट्रांजिशन सेकेंड से फर्स्ट, ये मैक्सिमम है ट्रांजिशन इंफिनिटी से फर्स्ट। तो इस केस में जो फ्रीक्वेंसी फेंकेगा वो, इस केस में जो एनर्जी फेंकेगा E इज इक्वल टू एच न्यू से जो फ्रीक्वेंसी वाली एनर्जी फेंकेगा, और ये लास्ट उसका जो केस है उसमें जो एनर्जी फेंकेगा, ये फर्स्ट और ये सेकेंड, ऐसे दोनों एनर्जी लेवल के बीच में जो एनर्जीज हमने देखी ना, वो सारी की सारी अल्ट्रावायलेट लाइट के रेंज में थी। यानी कि व्हेनेवर इलेक्ट्रॉन जंप्स फ्रॉम एनी ऑफ द ऑर्बिट टू द फर्स्ट ऑर्बिट इट एमिट्स यूवी रेज। इसी तरह से इलेक्ट्रॉन जब कोई भी ऑर्बिट से, nth ऑर्बिट से सेकेंड ऑर्बिट में जंप करेगा, या फिर फिफ्थ से सिक्स्थ से फर्स्ट में, या फिफ्थ से फर्स्ट में, या थर्ड से कोई भी ऑर्बिट से सेकेंड ऑर्बिट में जंप करेगा इलेक्ट्रॉन, यानी कि इलेक्ट्रॉन अगर इंफिनिटी से सेकेंड पे जंप कर रहा है, या फिर सिक्स से सेकेंड में जंप कर रहा है, फिफ्थ से सेकेंड में जंप कर रहा है, फोर्थ से सेकेंड में, या थर्ड से सेकेंड में, तो उन सारे केसेस में वो कुछ ना कुछ तो एनर्जी फेंकेगा। लेकिन जो ये लेवल, ये हाईएस्ट ट्रांजिशन और ये लोएस्ट ट्रांजिशन पॉसिबल, इन दोनों के बीच में जो भी हमने फ्रीक्वेंसी फेंकी, जो भी फ्रीक्वेंसी एमिट हुई, उन फ्रीक्वेंसी की रेंज
विजिबल लाइट के रेंज में आती है। किसकी रेंज में आती है? विजिबल लाइट के। और उस सीरीज को बाल्मर सीरीज कहा जाता है, क्योंकि बाल्मर वाज अ साइंटिस्ट जिसने ये सेकेंड ऑर्बिट की रेज को डिटेक्ट किया, और ये फर्स्ट ऑर्बिट की रेज को डिटेक्ट किया लाइमन ने, यूवी रेज। उसने बताया कि भाई कहीं से भी फर्स्ट में आएगा तो यूवी रेज निकलती है, उसने डिटेक्ट कर लिया और उसको लाइमन सीरीज बोल दिया गया। ये यूवी रेज की सारी सीरीज लाइमन सीरीज बोली जाती है जब हाइड्रोजन में ऐसा होता है। जब भी हाइड्रोजन में कोई भी एनर्जी लेवल से कोई भी इलेक्ट्रॉन सेकेंड ऑर्बिट में आता है तो विजिबल लाइट फेंकी जाती है, और विजिबल की वो जो रेंज है उसको बोलते हैं बाल्मर सीरीज। विजिबल लाइट की वो जो फ्रीक्वेंसी या वेवलेंथ की रेंज है उसको बोलते हैं बाल्मर सीरीज। इसी तरह से कोई भी इलेक्ट्रॉन इन्फिनाइट ऑर्बिट से आता है थर्ड ऑर्बिट पे, या सिक्स से थर्ड पे, फिफ्थ से थर्ड पे, या फोर्थ से थर्ड पे आता है, तो वो एक रेंज, ये मैक्सिमम ट्रांजिशन हुआ इनफाइनाइट से थर्ड में, या मिनिमम ट्रांजिशन इस फोर्थ से थर्ड में, तो ये जो रेंज फेंकेगा उस रेंज में हमें इंफ्रारेड रेज मिलती है, इंफ्रारेड रेज निकलती है इस ट्रांजिशन में। और ये जो रेंज होगी उस रेंज को हम बोलते हैं पास्चन सीरीज। पास्चन वाज अ साइंटिस्ट जिसने बताया। इसी तरह से अगर कोई भी ऑर्बिट से, इनफाइनाइट ऑर्बिट से अगर कोई इलेक्ट्रॉन फोर्थ ऑर्बिट पे जंप कर रहा है, या फिर फिफ्थ सिक्स्थ ऑर्बिट से फोर्थ ऑर्बिट पे, या फिफ्थ ऑर्बिट से फोर्थ ऑर्बिट पे, तो इस दोनों मैक्सिमम और मिनिमम ट्रांजिशन के बीच में जो रेस फेंकी जा रही है वो हमने देखा अभी इंफ्रारेड ही है, लेकिन इंफ्रारेड का आगे का मतलब नियर इंफ्रारेड। इंफ्रारेड स्पेसिफिकली नहीं है, उसके थोड़ी नजदीक की रेंज है, तो हम यहाँ पे नियर इंफ्रारेड एमिशन देखते हैं, उसको बोलते हैं ब्रैकेट सीरीज। ब्रैकेट वो नाम है साइंटिस्ट का। और यहाँ पे इसी तरह अगर कोई भी ऑर्बिट इनफाइनाइट ऑर्बिट से हमारे पास फिफ्थ ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन आता है, या फिर सिक्स्थ ऑर्बिट से फिफ्थ ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन आता है, तो जो रेंज ऑफ फ्रीक्वेंसी फेंकी जाती है वो फार आती है, इंफ्रारेड से दूर की फ्रीक्वेंसी है, फार इंफ्रारेड की फ्रीक्वेंसीज फेंकी जाती है, और वो होती है फंड सीरीज। याद रहेगा, लाइमन, बाल्मर, पास्चन, ब्रैकेट, फंड, ये सीरीज सीक्वेंस आपको याद रखना है। अगर कहीं से भी फर्स्ट ऑर्बिट में जंप करो लाइमन सीरीज, कहीं से भी सेकंड में जंप करो बाल्मर सीरीज, कहीं से भी थर्ड में जंप करो पास्चन सीरीज, कहीं से भी फोर्थ में जंप करो ब्रैकेट सीरीज, कहीं से भी फिफ्थ में जंप करो फंड सीरीज। समझ में आ गया? तो इसमें लाइमन में यूवी रेज, बाल्मर में विजिबल रेज, पास्चन में इंफ्रारेड रेज, ब्रैकेट में नियर इंफ्रारेड, फंड में फार इंफ्रारेड। अब आपके लिए कमेंट करने के लिए एक सवाल देता हूं, जिसने भी ये पॉइंट ऑफ टाइम तक वीडियो देखा मुझे उसकी कमेंट से पता चल जाएगा। आपको दो करना है काम, एक क्लास कैसी लगी बताना है, दूसरा कौन सी पांचों में से कौन सी सीरीज पहले डिस्कवर हुई और क्यों, वो आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। आपको पता है, मैं देख रहा हूं, नहीं पता तो पता करके कमेंट करो, लेकिन करो, जरूर करो, ठीक है। अब इसमें जो ये ट्रांजिशंस होते हैं, उस ट्रांजिशंस को हमें कौन सी वेवलेंथ निकलती है वो पता करने के लिए 1/λ इज इक्वल टू आर, ब्रैकेट में 1/n1 स्क्वायर फर्स्ट ऑर्बिट या फर्स्ट लेवल माइनस 1/n2 स्क्वायर का ये फॉर्मूला होता है, जिसमें आर को बोलते हैं रिडबर्ग्स कांस्टेंट, रिडबर्ग, RYD, रिडबर्ग्स कांस्टेंट। रिडबर्ग्स कांस्टेंट की वैल्यू होती है, एक्चुअली आर की वैल्यू होती है, आर का यूनिट तो बहुत सिंपल है, 1/मीटर, 1.097 इंटू 10⁷, ये उसकी वैल्यू होती है, रिडबर्ग्स कांस्टेंट की वैल्यू है, ठीक है। ये आपको याद रखना है, आर की वैल्यू रखी। अगर मैं बोल रहा हूं कि थर्ड ऑर्बिट से फर्स्ट ऑर्बिट में आ रहा है तो यहां 3 रखो, सेकेंड लेवल, फर्स्ट लेवल इज फर्स्ट। अगर आप बोलोगे एग्जाम्पल कि इलेक्ट्रॉन इज ट्रांजिशनिंग फ्रॉम थर्ड ऑर्बिट टू फर्स्ट ऑर्बिट, थर्ड से फर्स्ट में आ रहा है, हायर से लोअर ही जाएगा, तो यहां 1/λ इज इक्वल टू आर 1/1 स्क्वायर माइनस 1/3 स्क्वायर। अगर मैं आपको एग्जाम्पल के लिए बोलता हूं कि इलेक्ट्रॉन आ रहा है इनफाइनाइट ऑर्बिट से फर्स्ट ऑर्बिट में, तो आप लिखोगे 1/λ इज इक्वल टू आर 1/1 स्क्वायर माइनस 1/∞ का स्क्वायर। 1/∞ स्क्वायर इज 0, तो उसको लिखने की जरूरत नहीं है, ठीक है। 1/∞ होता है ना सेकेंड वाला, तो इन्फिनिटी है, तो n2 की वैल्यू ये, n1 की वैल्यू ये, n2 की वैल्यू ये, n1 की वैल्यू है। अगर मैं आपको एक और एग्जांपल देता हूं कि इलेक्ट्रॉन जंप कर रहा है फोर्थ से सेकंड में, तो आप क्या लिखोगे, n2 की वैल्यू 4 रखो, n1 की वैल्यू 2 रखो, तो यहां 1/λ इज इक्वल टू आर 1/2 स्क्वायर, पहली ऑर्बिट 2 स्क्वायर, जो ऊपर की ऑर्बिट है 1/4 स्क्वायर। ऐसे आंसर आएगा, दिस इज हाउ यू विल गेट द लैम्बडा, और ये आपको याद रखना है। काफी बार रिडबर्ग्स कांस्टेंट का डायमेंशन पूछा जाता है। 1/मीटर इज अ यूनिट, डायमेंशन क्या है, 1/मीटर का डायमेंशन होता है L-1। सिंपल है ना, नंबर, नाम कितना अजीब सा है, लेकिन उसका यूनिट देखो कितना सिंपल सा, नंबर भी सिंपल सा, 1.097 इंटू 10⁻⁷। ठीक है, याद रखो। और भी थोड़ी बातें बताता हूँ, हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम वैसे मैं एक्सप्लेन कर चुका हूं, बट मैं आपको जो बता रहा था उसको यहाँ पे थोड़ा और डिटेल्स में उसकी डिटेल दे देता हूँ। ये है आपका 1/λ का फॉर्मूला।
जिसमें r इज रिडबक्स कांस्टेंट 1/λ। 1/λ ही फ्रीक्वेंसी भी होता है, इसलिए आप फ्रीक्वेंसी लिख सकते हो उसको। और ये होता है 1 फर्स्ट ऑर्बिट, जो लोअर ऑर्बिट है वो, और ये 1 हायर ऑर्बिट का स्क्वायर। ठीक है, तो ये n2। अब आपको अगर कोई बोलेगा कि आप सेकंड से फर्स्ट, थर्ड से फर्स्ट, फोर्थ से फर्स्ट, कहीं से भी फर्स्ट में जंप कर रहे हो, तो जो सीरीज बनती है वो होती है लाइमन सीरीज। लाइमन सीरीज में लाइमन सीरीज में अगर हम वेवलेंथ निकाले तो मिनिमम वेवलेंथ कब आएगी? जब हमारा मिनिमम वेवलेंथ कब आएगी? जब यहां पे मिनिमम वेवलेंथ आएगी, उसका वैल्यू, पहले तो वैल्यू की बात कर लो। मिनिमम वेवलेंथ तब आएगी जब हम, चलो इस फॉर्मूले में ना n2 की वैल्यू इंफिनिटी डाल दो। इंफिनिटी से अगर फर्स्ट पे आ जाए तो ये तो हट गया, तो इसमें से कुछ माइनस नहीं हो रहा है। अब आप देखोगे कि लैम्बडा जो है वो मैक्सिमम रहा। लैम्बडा की मैक्सिमम वैल्यू तब आई जब इंफिनिटी से हमने फर्स्ट पे ट्रांजिशन किया। समझ में आ गया? और इसी तरह हम जब थर्ड से सेकंड से फर्स्ट पे ट्रांजिशन करेंगे तो यहाँ 1/1 स्क्वायर माइनस 1/2 स्क्वायर कुछ कैंसल आउट हो जाएगा और यहाँ लैम्बडा की वैल्यू आएगी, तो लैम्बडा मिनिमम आ जाएगा। तो यहां से यहां आएगा तो लैम्बडा मैक्सिमम, यहां से यहां तो लैम्बडा मिनिमम। समझ में आ गया? तो आप याद रखिए कि इलेक्ट्रॉन्स जब हायर ऑर्बिट से लोअर ऑर्बिट, और मतलब इंफिनिटी से फर्स्ट पे आएगा या सेकंड से इंफिनिटी पे आएगा, इन दोनों में उसकी रेंज बनेगी। एक की वैल्यू आएगी मैक्सिमम और एक की वैल्यू आएगी मिनिमम। एक को वैल्यू मैक्सिमम बोलेंगे, एक की वैल्यू मिनिमम। उनकी वेवलेंथ हम निकाले इस फॉर्मूला से, एक में n2 की जगह इंफिनिटी डालो, n1 की जगह 1 डालो, और एक में n2 की जगह 2 डालो, n1 की जगह 1 डालो। दोनों का जो आंसर आता है उसको आंसर हमने निकाला और दोनों आंसर को हमने देखा कि ये उसकी रेंज है। तो जितने भी ट्रांजिशंस हो रहे हैं वो इस दो वेवलेंथ के बीच में आंसर आएगा। यानी कि हर बार आपको लाइमन सीरीज के रिलेटेड क्वेश्चन है, आपका आंसर 912 से 1216 के बीच में आएगा। 900 से 1200 के बीच में आपका आंसर आएगा जब भी लाइमन सीरीज का क्वेश्चन है। इसी तरह से बाल्मर के लिए जब भी सेकंड में जंप करो तो इस फॉर्मूला में यहां n की जगह n1 की जगह 2 आएगा, लेकिन n2 की जगह थर्ड से भी जंप कर सकते हो, n2 की जगह फोर्थ से भी जंप कर सकते हो, n2 मतलब फिफ्थ से भी जंप कर सकते हो, n2 मतलब इन्फिनिटी से भी जंप कर सकते हो। तो उसकी रेंज इस फ्रीक्वेंसी 3500 से 6500 के बीच में आई, तो वो हो गई हमारा विजिबल रीजन। ये जो वेवलेंथ की रेंज है वो विजिबल रीजन में आती है। ये सारा मैंने यहां दिया हुआ है, आप इस तरह से इसको अच्छे से रिवाइज कर सकते हो, एग्जाम में एक बार देख के जा सकते हो, तो आपको आंसर राइट आ रहा है रॉन्ग आ रहा है इससे आइडिया लग जाएगा। ठीक है, नाउ विल गो फॉर द क्वेश्चन पार्ट। क्वेश्चन क्या है? 12.8 है क्वेश्चन। 12.5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट बीम इज यूज्ड टू बॉम्बार्ड गैसियस हाइड्रोजन एट रूम टेम्परेचर। हमने इतनी एनर्जी की बीम दी है, एनर्जी की वैल्यू कितनी है? 12.5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट्स in used to bombard hydrogen gas at room temperature. What is the series of wavelength will be emitted? What series of wavelength emit होगी? ठीक है, हमने हाइड्रोजन को इतनी एनर्जी दे दी। हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉन बाय डिफॉल्ट, हाइड्रोजन में, ध्यान से सुनना, क्वेश्चन कंसेप्चुअल है, डायरेक्टली करोगे नहीं आएगा। हाइड्रोजन में बाय डिफॉल्ट इलेक्ट्रॉन कौन सी ऑर्बिट में होता है? फर्स्ट ऑर्बिट में होता है इलेक्ट्रॉन। तो फर्स्ट से सेकंड, सेकंड से थर्ड, थर्ड से फोर्थ, मैं 4 ऑर्बिट बना देता हूं। चारों ऑर्बिट के एनर्जी लेवल भी लिख लेता हूं। ठीक है, चारों ऑर्बिट के एनर्जी लेवल भी लिख लेता हूं जानबूझ के। मैं आपको ये ग्राफ आपको याद रहना चाहिए थोड़ा बहुत। ये वैल्यूज भी इजी है, याद रखो। -13.6, -3.4, -1.51, -0.85। तो यहां हम लिखेंगे -13.6, -3.4। ये यहां का एनर्जी लेवल है -13.6। फर्स्ट ऑर्बिट का एनर्जी लेवल -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। यहां एनर्जी लेवल ऑफ सेकेंड इज -3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। थर्ड ऑर्बिट का एनर्जी लेवल इज -1.51 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। फोर्थ ऑर्बिट का एनर्जी लेवल इज, 4 तक बना, चाहिए तो पूरा बनाओ, -0.85 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ठीक है, अब आपने यहां कोई इलेक्ट्रॉन है, इस इलेक्ट्रॉन को एनर्जी दे दी। आपने एनर्जी कितनी दी? 12.5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। बाय डिफॉल्ट वो इलेक्ट्रॉन हम कहां मानेंगे? इट इज बोम्बार्डेड ऑन गैसियस हाइड्रोजन एट रूम टेम्परेचर। रूम टेम्परेचर यानी नॉर्मल सिचुएशन है। नॉर्मल सिचुएशन में हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉन फर्स्ट ऑर्बिट में ही होगा बाय डिफॉल्ट। आपने उसको एनर्जी दे दी, कितनी एनर्जी दी? 12.5। तो 12.5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट आपने उसको दे दिया। तो टोटल एनर्जी ऑफ हाइड्रोजन, टोटल एनर्जी ऑफ दिस इलेक्ट्रॉन निकालेंगे। टोटल एनर्जी कितनी होगी बेटा? एग्जिस्टिंग पहले से कितनी थी? पहले से फर्स्ट ऑर्बिट में एनर्जी कितनी थी? वो E1 है। दूसरा, उसमें आपने बॉम्बार्ड करके दे दी एनर्जी सप्लाइड। वो एनर्जी सप्लाइड आपने कितनी दी? 12.5।
एनर्जी पहले से कितनी थी, -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, प्लस आपने एनर्जी तो 12.5 बॉम्बार्ड की ना, तो आपने एडिशनली दी उसको, तो आप उसको 12.5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी दोगे। तो टोटल एनर्जी कितनी बनी, -13.6 प्लस 12.5, -13.6 प्लस 12.5। तो देखो यहां पे 12.5 से 13.5 1 हो गया, तो 1.1, तो -1.1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट ये आपकी एनर्जी इस इलेक्ट्रॉन के पास है। अभी ये इलेक्ट्रॉन को जो ग्राउंड स्टेट पे उसको एनर्जी 12.5 आपने बॉम्बार्ड कर दी, ई बॉम्बार्डेड, और ये E1 उसके पास ऑलरेडी है, तो बॉम्बार्ड करके जो एनर्जी दी उसके बाद इस इलेक्ट्रॉन के पास कितनी एनर्जी बची है, -1.1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। -1.1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट इतनी ज्यादा एनर्जी है तो वो इधर तो रहेगा नहीं, क्योंकि इधर रहने के लिए -13.6 के आसपास चाहिए, इधर रहने के लिए -3.4 के आसपास चाहिए, इधर रहने के लिए 1.51 के आसपास चाहिए। तो वो इलेक्ट्रॉन जो वैल्यू हमें मिली है उसके हिसाब से यहां या यहां जाने की कोशिश करेगा। यहां जाने के लिए उसको -8.5। आप सोचोगे सर वो वैल्यू अपनी कम करके क्यों जाएगा, वैल्यू कम नहीं हो रही है, एनर्जी की वैल्यू बढ़ रही है। देखो नेगेटिव नंबर छोटा होते जाता है ना, तो वैल्यू बढ़ती है। तो ये एनर्जी ज्यादा है इसके कंपेयर में, इसके कंपेयर में ये एनर्जी ज्यादा है, उसके कंपेयर में ये -13.6 जो है, सॉरी मैं उल्टा बोल रहा हूं, -13.6 के कंपेयर में -3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट ज्यादा है, -3.4 के कंपेयर में -1.51 ज्यादा है, -1.51 के कंपेयर में -0.85 बड़ा वैल्यू है। तो एनर्जी बढ़ रही है, ऊपर जाते वक्त एनर्जी बढ़ रही है। इलेक्ट्रॉन के पास एनर्जी कितनी है, -1.1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। -1.1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट जो है 1.1 वो इन दोनों के बीच में आती है। अब 1.1 के साथ में वो सोचेगा वो 0.85 बना के ऊपर रहे या फिर -1.5 बना के इधर रहे। 1.1 है यानी कि 1.5 तो है ही, -1.1 इज बिगर नंबर देन -1.5, पता है ना, नेगेटिव में 0 के पास जाते तो नंबर बड़ा होता है। तो इस इलेक्ट्रॉन के पास में एटलीस्ट थर्ड ऑर्बिट में रहने तक की एनर्जी तो है, बट फोर्थ ऑर्बिट में जाने की एनर्जी नहीं है। क्यों, फोर्थ ऑर्बिट में जाने तो 0.8 लगेगा, लेकिन उसके पास 1.1 ही है, -0.8 लगेगा और उसके पास -1.1 ही है। फोर्थ ऑर्बिट में जाने का उसके पास एनर्जी नहीं है, लेकिन थर्ड ऑर्बिट तक रहने का उसके पास एनर्जी मिल चुका। तो दैट इलेक्ट्रॉन विल जंप फ्रॉम फर्स्ट ऑर्बिट टू थर्ड ऑर्बिट। समझ में आ गया। तो इलेक्ट्रॉन विल जंप फ्रॉम फर्स्ट ऑर्बिट पे थर्ड ऑर्बिट, क्योंकि उसके पास जो एनर्जी है 1.51 वो लेस है फोर्थ ऑर्बिट से, लेकिन ग्रेटर है थर्ड ऑर्बिट से, तो थर्ड में आराम से रह सकता है। तो इलेक्ट्रॉन इज नाउ इन थर्ड ऑर्बिट, एन की वैल्यू 3 आ गई। इलेक्ट्रॉन ट्रांजिशन फ्रॉम फर्स्ट ऑर्बिट टू थर्ड ऑर्बिट, याद रखना इस चीज को, ठीक है। अब एनर्जी को हमने दे दिया, ट्रांजिशन कर लिया। अब हमें क्या बोला है, व्हाट इज अ सीरीज ऑफ वेवलेंथ दैट विल बी एमिटेड। इलेक्ट्रॉन फर्स्ट से थर्ड में हमने एनर्जी दे दी तो ऊपर जाएगा। अब ऊपर जब जाएगा इलेक्ट्रॉन, एक बार यहां पे आ चुका इलेक्ट्रॉन, कहां आ गया, यहां आ गया। अब ये इलेक्ट्रॉन के पास नीचे जाने के कितने रास्ते हैं, पहला रास्ता थर्ड से सेकंड पे जाए, फर्स्ट वे है n इज इक्वल टू 3 से जाए n इज इक्वल टू 2 पे। दूसरा रास्ता ये जाए 2 से फिर 1 जाए, हाँ 2 से फिर 1 जाए, एक n 3 से 2 जाए फिर 2 से 1 जाए, n इज इक्वल टू 2 टू n इज इक्वल टू 1, 2 से 1 जाए, ठीक है। या डायरेक्टली यहां से यहां चले जाए, डायरेक्टली n इज इक्वल टू 3 से n इज इक्वल टू 1 चले जाए। ये दोनों पॉसिबिलिटी है ना, 3 से पहले 2 जाएगा फिर 2 से 1 जाएगा, एनर्जी निकालते निकालते। एक ये तरीका है। दूसरा तरीका है कि सीधा 1 पे चला जाए, डायरेक्ट जंप। समझ में आ गया, ये दो तरीके। इन दो पॉसिबल केसेस में आपको निकालनी है सीरीज ऑफ वेवलेंथ, यानी कि कौन सी वेवलेंथ निकलेगी, तो आपको ये बताना है। अब आप एक बात मुझे बिना कैलकुलेशन के भी ये तो बता ही सकते हो कि जब कोई सेकंड पे जंप करता है तो बाल्मर सीरीज निकलती है, जब कोई फर्स्ट पे जंप करता है, सेकंड से फर्स्ट में जंप करेगा तो लाइमन सीरीज निकलेगी। जब कोई फर्स्ट पे जंप करता है, थर्ड से कर रहा है लेकिन कर तो फर्स्ट पे रहा है, तो वो लाइमन सीरीज निकलेगी। लेकिन ये बाल्मर जो है उसमें ऑब्वियसली विजिबल रेज निकलेगी, क्योंकि बाल्मर में विजिबल रेज निकलती है, इसमें यूवी रेज निकलेगी और इसमें भी यूवी रेज निकलेगी। समझ में आ गया। तो हमारे पास एक बाल्मर सीरीज निकलेगी, दो लाइमन सीरीज निकलेगी। वो लाइमन दो है, उसमें से एक है 2 से 1 वाला लाइमन और एक है 3 से 1 वाला लाइमन।
समझ में आ गया? तो हम इन ट्रांजिशंस के लिए वेवलेंथ निकालेंगे। सबसे पहले हम वेवलेंथ निकालेंगे फर्स्ट केस के लिए, केस 1, जहां पे n3 से हम जा रहे हैं n2, थर्ड से 2 पे जंप कर रहे हैं, यानी कि n2 की वैल्यू 3 डालो, n1 की वैल्यू 1 डालो, तो 1 अपॉन लैम्बडा, हमने अभी अभी फॉर्मूला देखा था, 1 अपॉन लैम्बडा इज इक्वल टू r इंटू 1 अपॉन n2 स्क्वायर माइनस 1 अपॉन n1 स्क्वायर। ये हमने फॉर्मूला देखा था ना, इस फॉर्मूला के हिसाब से आप यहां r की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करोगे 1 अपॉन n1 स्क्वायर, सॉरी 1 अपॉन n2 स्क्वायर, n2 इज 3, 1 अपॉन 3 स्क्वायर माइनस 1 अपॉन 2 स्क्वायर, ये आपका आंसर आएगा 1 अपॉन लैम्बडा। कौन सा वाला? 2 से 1 वाला, तो ये 1 अपॉन लैम्बडा 2 to 1 वाला है। समझ में आ गया? 2 to 1 के लिए आपने निकाल लिया, फर्स्ट केस में ही 2 से 1 भी जाएगा, अरे थर्ड से 2 आएगा तो 2 से फिर 1 भी तो जाना है, तभी तो ग्राउंड स्टेट एग्जैक्टली जा पाएगा। जितना एनर्जी लेके ऊपर गया उतना सारा का सारा निकालने के लिए यहां से यहां भी तो जाएगा। तो हमेशा क्या होता है, कुछ इलेक्ट्रॉन्स जो होते हैं ना बेटा, वो एनर्जी लेते हैं, कुछ यहां पे यहां से यहां ऐसे जाता है, कुछ डायरेक्ट जाता है, तो अलग अलग रास्ते से जा सकते हैं। इसलिए जो यहां से यहां जा रहा है फिर यहां से यहां जा रहा है, उसके लिए हम पहला काम कर रहे हैं। दूसरा हम क्या करेंगे, सेकेंड केस का निकालेंगे, जहां फर्स्ट केस में सेकेंड पार्ट, जहां पे n इज इक्वल टू 2 से जाना है n इज इक्वल टू 1 पे, यानी कि सेकेंड जो है वो यहां से n इज इक्वल टू 1, n2 की वैल्यू 2 डालो, n1 की वैल्यू 1 डालो, तो 1 अपॉन लैम्बडा इज इक्वल टू r 1 अपॉन n स्क्वायर माइनस 1 अपॉन n स्क्वायर। लेकिन ये हो गया 2 से 1, तो यहां 2, सॉरी यहां पे फर्स्ट और यहां पे, अरे यार मैंने यहां फॉर्मूला n1 स्क्वायर माइनस n2 स्क्वायर, ये होगा हायर ऑर्बिट से लोअर ऑर्बिट, ठीक है, पहले में लोअर ऑर्बिट वैल्यू, तो ये 2 स्क्वायर होगा और ये 3 स्क्वायर होगा। ये वैल्यू मैंने यहां पे गलत लिखी थी खाली, 1 अपॉन, पहले छोटा नंबर याद रखो, n1 स्क्वायर माइनस 1 अपॉन n2 स्क्वायर, ठीक है, प्लीज पहले छोटा नंबर फिर बड़ा नंबर, ऐसा। तो यहां n1 स्क्वायर माइनस n2 स्क्वायर, n1 की वैल्यू डाल दो 1, n2 की वैल्यू डाल दो 2, तो 1 अपॉन लैम्बडा फ्रॉम 2 to 1, फ्रॉम 2 to 1, कैलकुलेशंस है बेटा, लेकिन तरीका बता रहा हूं मैं आपको, इज इक्वल टू r 1 अपॉन n1 की वैल्यू कितनी है 1, 1 अपॉन n2 स्क्वायर, 2 का स्क्वायर 4, इससे आंसर जो आएगा वो हमारा आंसर आएगा लैम्बडा 2 to 1 का। आपको लगता है आंसर डिफिकल्ट होगा? बहुत आसान होगा, मैं आपको बताता हूं कैसे। यहां n1 की वैल्यू 1 डाली 1 स्क्वायर, और यहां n2 की वैल्यू 3 स्क्वायर डाली, सॉरी 2 से 3 से 2 जा रहा है, तो यहां 2 स्क्वायर और यहां 1 अपॉन 3 स्क्वायर, ये माइनस, ठीक है, ये है। अब पहला केस का जो है ना, आप वेवलेंथ निकालना बहुत आसान है बेटा, इसको सॉल्व कर दो, आर की वैल्यू तो हमें पता है 1.097 इंटू 10 रेज टू 7, और ये 1 अपॉन 2 स्क्वायर माइनस 1 अपॉन 3 स्क्वायर, इसको सिंप्लीफाई कर दो, 3 स्क्वायर जाएगा इधर, 2 स्क्वायर जाएगा उधर, तो 3 स्क्वायर माइनस 2 स्क्वायर अपॉन 2 इंटू 3, 2 स्क्वायर इंटू 3 स्क्वायर, ऐसा जो भी नंबर आएगा वो ब्रैकेट यहां रख दो और आप इसको मल्टीप्लाई कर दो, तो 1 अपॉन लैम्बडा मिलेगा फ्रॉम 2 to 1, सॉरी फ्रॉम 2 to 1, अरे यार 3 to 2 है, ये 3 to 2 है, ये 3 to 2 है। चलो मैं एक काम करता हूं, मुझे लगता है कि शायद मैंने लिखा ऐसा है कि आपको कंफ्यूजन होगा, तो मैं यहां पे एक बार उसको वापस लिख देता हूं। देखिए पहली बात तो हमारी ये क्लियर हो गई है, मैं जो भी है यहां पे क्लियरिटी से लिखता हूं ताकि आपके लिए चीजें आसान रहे, ठीक है, ध्यान से सुनना। हमें पता चला कि हमने इतनी एनर्जी दे दी एक इलेक्ट्रॉन को, हम क्या कर रहे हैं बेटा, इलेक्ट्रॉन ऑलरेडी ग्राउंड स्टेट पे ही था, हमने उस इलेक्ट्रॉन को कुछ 12.5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी दी, वो इलेक्ट्रॉन चला गया थर्ड स्टेट में। कैसे पता चला, हमारे पास पहले उसके पास इतनी एनर्जी थी, उसको हमने सप्लाई कर दी इतनी, तो टोटल एनर्जी बनी इतनी। अब ये जो एनर्जी है -1.1 वो आती है -1.5 और -0.8 के बीच में, उसके पास -0.5 होने की वैल्यू नहीं है, लेकिन -1.5 तो कर ही सकता है, क्योंकि -1.5 इज लेस देन -1.1, -1.1 ज्यादा एनर्जी है, -1.5 कम एनर्जी है, तो उसके पास उतनी तो है कि यहां रह पाए, तो फर्स्ट से लेके थर्ड पे जंप कर जाएगा। अब थर्ड से लेके जब वापस फर्स्ट पे जाना होगा, तो एक रास्ता ये है कि थर्ड से जाए 2 पे और 2 से जाए 1 पे, एक पॉसिबल वे ये है। दूसरा पॉसिबल वे ये है, तो मैं इन सारे केसेस में कौन सी वेवलेंथ निकली है वो हमें निकालनी होती है। तो हम पहला रास्ता 3 से 2, 2 से 1, 3 से 2, 2 से 1, इसके लिए हम वेवलेंथ निकालेंगे, किसका फॉर्मूला यूज करके, वो 1 अपॉन रेडबर्ग्स वैल्यू वाला फॉर्मूला यूज करके, ठीक है, तो वेव नंबर का फॉर्मूला यूज करके 1 अपॉन लैम्बडा को वेव नंबर बोला जाता है एक तरीके से। दूसरा तरीका ये है 3 से 1 जाएगा, तो 3 से 1 का हम आंसर निकालेंगे। तो हम अगर यहां पे इंडिविजुअली कैलकुलेशंस करने जाए, इंडिविजुअली कैलकुलेशंस करते हैं, अगर हम
तो पहला केस क्या हो रहा है बेटा, पहले केस में इलेक्ट्रॉन जंप कर रहा है 3 से 2, तो हम यहां पे फर्स्ट केस के लिए 3 से 2 जंप कर रहा है, तो 1 अपॉन लैम्बडा फ्रॉम 3 to 2 इज इक्वल टू 3 से 2 जंप कर रहा है, तो आप याद रखिए रिडबर्ग्स कांस्टेंट इनटू 1 अपॉन पहले छोटा नंबर 2 का स्क्वायर, बाद में बड़ा नंबर 3 का स्क्वायर। इससे हमारा जो भी आंसर आएगा, पहले इसको सिंप्लीफाई कर दो, आर की वैल्यू 1.097 है इंटू 10 रेज टू माइनस 10 रेज टू प्लस 7, उससे मल्टीप्लाई कर दो, आंसर आएगा, सिंपल हो जाएगा। ठीक है, फिर दूसरा हम निकालेंगे इसी फर्स्ट केस में ही दूसरा पार्ट 2 से 1, तो 1 अपॉन लैम्बडा 2 से 1, तो 2 से 1 का लैम्बडा चाहिए, तो रिडबर्ग्स कांस्टेंट 1 अपॉन छोटा नंबर माइनस बड़ा नंबर इज हायर ऑर्बिट यहां पे 1 अपॉन 2 स्क्वायर होगा। ठीक है, दो इसको भी सिंप्लीफाई करो, आर की वैल्यू से मल्टीप्लाई कर दो इस रेशियो को, ये जो भी नंबर आता है ब्रैकेट में उसको मल्टीप्लाई कर दो। फिर दूसरे केस में हम क्या निकालेंगे, n 3 to 1, n इज इक्वल टू 3 to 1, तो 1 अपॉन लैम्बडा फ्रॉम 3 to 1, 3 to 1 के लिए हम रिडबर्ग्स कांस्टेंट लिखेंगे 1 अपॉन 3 स्क्वायर माइनस 1 अपॉन 1 स्क्वायर, सॉरी उल्टा लिख दिया, देखा वापस, छोटा नंबर पहले तो 1 स्क्वायर माइनस 1 अपॉन 3 स्क्वायर, इस तरह से हमने लिख दिया। सो नाउ वी विल गेट द आंसर दिस वे बेटा। आप इसका आंसर निकालो, कुछ आएगा लैम्बडा 3 to 1 आएगा, 3 to 2 आएगा, इससे इसका आंसर निकाल लो, इससे आपने लैम्बडा 2 to 1 निकाल लिया, इसका आंसर निकाला, इससे आपने आंसर लैम्बडा की वैल्यू 3 to 1 निकाल ली। ठीक है, इस चीज को याद रखो, ये तीनों सीरीज है जो आएगी। कैलकुलेशंस क्या है वो मैं आपको इस सोल्यूशन में दे रहा हूं। ठीक है, आप इसमें से देख सकते हैं, पहले इतनी एनर्जी थी, इतनी हमने दी, टोटल इतनी एनर्जी हो गई, इस एनर्जी को लेके वो थर्ड ऑर्बिट में जंप करेगा फर्स्ट से थर्ड। अब जब वो थर्ड से फर्स्ट आएगा तो दो तरीके, वो मैंने आपको वो डायग्राम के थ्रू समझाया। तो पहला जो तरीका है उसमें वो थर्ड से, पहला तरीका है कि N3 से N1 डायरेक्ट आ जाए, तो N3 से N1 आएगा, तो यहां पे हम क्या करेंगे, 1 पे तो आना ही है, इसलिए 1 अपॉन 1 स्क्वायर, और थर्ड से आना है तो यहां इनकी जगह 3 डाल देंगे, तो ये आंसर आ जाएगा। देखो रिडबर्ग्स कांस्टेंट मल्टीप्लाई बाय 1 अपॉन 1 स्क्वायर माइनस 1 अपॉन 3 स्क्वायर, आंसर जो भी है इसका ब्रैकेट का उसको इस रिडबर्ग्स कांस्टेंट से मल्टीप्लाई करो, तो दिस इज द कैलकुलेशन। इसी तरह से हम दूसरा तरीका निकालेंगे 2 to 1 का, और 2 to 1 का तो एक तरीका है ही, लेकिन दूसरा तरीका है 3 to 2, 3 to 2 फिर 2 to 1 ऐसा। तो 2 to 1 का भी निकालेंगे तो 1 अपॉन 1 स्क्वायर माइनस 1 अपॉन 2 स्क्वायर, 3 to 2 का निकालेंगे तो 1 अपॉन 2 स्क्वायर माइनस 1 अपॉन 3 स्क्वायर। समझ में आ गया, इससे हम आंसर निकालेंगे, ये जो भी ब्रैकेट में आता है उसको मल्टीप्लाई कर दो रिडबर्ग्स कांस्टेंट से, और उसका आंसर फिर 1 अपॉन कर दो, 1 अपॉन करने का लैम्बडा आएगा, हमें लैम्बडा के लिए 1 अपॉन करना पड़ता है। ये सब कैलकुलेशन है, थोड़ा सा लंबा होता है कैलकुलेशन, आई अंडरस्टैंड, लेकिन दिस इज द वे यू विल डू इट। ये एक ही क्वेश्चन था इसके लिए। अब हम करते हैं अगला सवाल। अगला सवाल क्या है, अगला सवाल है, इन अकॉर्डेंस विद द बोर्स मॉडल द फाइंड द क्वांटम नंबर ऑफ that characterizes earth revolution। अर्थ का रिवॉल्यूशन कैरेक्टराइज कर रहा है अराउंड द सन। there is this earth, there is this sun, let's say there is this sun, ठीक है, obviously, and there is this earth। ये ऐसा रिवॉल्यूशन कर रहा है अर्थ सन के आसपास में, ठीक है। तो बोल रहा है कि हमें रेडियस दिया हुआ है, रेडियस 1.5 इंटू 10 रेज टू 11 रेडियस ऑफ द ऑर्बिट दिया है, और हमें बोला है ऑर्बिटल स्पीड, वेलोसिटी भी दिया है 3 इंटू 10 रेज टू 4 मीटर्स पर सेकेंड। हमें एक्चुअली मास ऑफ द अर्थ भी दिया हुआ है, ठीक है, मास ऑफ द अर्थ यानी कि इसका मास, ठीक है, मास ऑफ द अर्थ इज कितना, 6 इंटू 10 रेज टू 24 kg। हमें क्या बोला है, फाइंड द क्वांटम नंबर। क्वांटम नंबर हमने याद करो, बोर्ड का सेकंड पोस्टुलेट में हमने पता किया था क्वांटम नंबर के लिए L इज इक्वल टू होता है NH अपॉन 2 पाई। ये याद आ रहा है कि नहीं, बोर्ड का सेकंड पोस्टुलेट में L की वैल्यू हम लिखेंगे mvr। L सर्कुलर मोशन के लिए एंगुलर मोमेंटम mvr होता है, और यहाँ n h अपॉन 2 पाई रखेंगे, ठीक है। आप यहाँ पे n निकालना चाहते हो तो n को छोड़ के सब इधर ले लो, m v r अपॉन h, और यहाँ 2 पाई का 2 पाई, और दिस इज इक्वल टू n। अब आप मुझे बताइए, क्या आपको मास, किसका मास, अर्थ का मास पता है, अर्थ का मास पता है कि नहीं पता है, ठीक है, अर्थ का मास, वेलोसिटी, अर्थ की वेलोसिटी, रेडियस ऑफ द ऑर्बिट, अर्थ का ऑर्बिट का रेडियस 2 पाई पता है, h पता है, सब सब्स्टिट्यूट करो, n की जो वैल्यू आएगी दैट इज योर क्वांटम नंबर। सब्स्टिट्यूशन करना है, डायरेक्ट आंसर लाना है। सो आई होप कि आपको ये समझा
अब आप बोलोगे सर यही क्यों किया आपने, इसका रीजन मैं आपको हर एक चीज रीजन के साथ बताना चाहता हूं बेटा। इसका रीजन ये है, हमें सिर्फ बोला है कि हमें बोर मॉडल के जैसा अर्थ और सन का मॉडल लेना है। बोर मॉडल में बीच में जो होता है न्यूक्लियस होता है, हमने बीच में सन ले लिया जो पॉजिटिव मान लो, ऐसा कंसीडरेशन करना है हमें। बोर मॉडल के जैसा ही अर्थ और सन लेना है, जैसे इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करता है ऐसे अर्थ रिवॉल्व कर रहा है, तो इन दोनों के बीच में बोर मॉडल का एंगुलर मोमेंटम का फॉर्मूला NH/2 पर था, जिसमें हमारा n प्रिंसिपल क्वांटम नंबर था, हमें वही निकालना है। तो क्यों ना यहाँ पे सर्कुलर मोशन का एंगुलर मोमेंटम रखो, और ये NH/2 इस मॉडर्न फिजिक्स का कंसेप्ट जिसको इक्वेट करके n की वैल्यू निकाल लो। दिस इज द प्रिंसिपल क्वांटम नंबर फॉर दिस अर्थ रिवॉल्विंग अराउंड द सन। देख लो, इस तरह से आप निकालोगे, आंसर ये आ जाएगा। ठीक है, चेक कर लो, वही किया है बेटा, n की वैल्यू निकाली है। आई होप आपको समझा ये, तो देख सकते हैं आप सोल्यूशन। दिस इज इजी पार्ट। सो आई होप आप इस तरह से इस चैप्टर के सारे क्वेश्चंस कर चुके हैं। द नेक्स्ट चैप्टर विच इज गोइंग टू बी अबाउट न्यूक्लियाई और न्यूक्लियस इज गोइंग टू बी वेरी इजी। ओके, सो आप इस सारे क्वेश्चंस प्रैक्टिस करो, आपको PYQs भी प्रैक्टिस करने की जरूरत है बेटा। आई होप आपको क्लास समझा, क्लास अच्छा लगा, इसी तरह से पढ़ते रहिए, बचाते रहिए। टिल देन बाय बाय, सी यू एंड टेक केयर।